बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स। डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स क्या होते हैं और डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को किन पर्पसेस के लिए डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसके साथ हम इस लेक्चर में कवर करेंगे कि डेंटिस्ट्री में कितने तरीके के डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स यूज़ हो रहे हैं और उनकी क्या कॉम्पोजिशन, मैनिपुलेशन, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन है, उन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और यही हमारे इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी है। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स क्या होते हैं। डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की अगर डेफिनेशन देखें तो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की डेफिनेशन ये है कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स आर दोज मटीरियल्स विच आर अप्लाइड ऑन द फिटिंग सरफेस ऑफ द डेंचर्स टू इन्हेंस द कंफर्ट एंड फिट ऑफ डेंचर्स। यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। और क्यों अप्लाई किया जाता है? डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये जो डेंचर लाइनिंग मटीरियल की डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है जो कि ये एक्सप्लेन कर रहा है कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को क्यों यूज़ किया जाता है, डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। इसे हम और ज़्यादा डिटेल में नेक्स्ट सेक्शन में समझेंगे जहाँ पे हम डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की पर्पस या एप्लीकेशन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो डेफिनेशन का क्लियर होना चाहिए वो ये क्लियर होना चाहिए कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस फर्स्ट पार्ट को समझने के लिए यहाँ पे हम डेंचर की सरफेसेस को समझते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक्रेलिक डेंचर्स होते हैं उनके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, एक ये आर्टिफिशियल टीथ और एक ये डेंचर बेस। और सरफेसेस कौन कौन सी होती हैं? इस सरफेस को कहा जाता है अक्लूजल सरफेस जो कि आर्टिफिशियल टीथ की होती है। फिर ये वाली जो सरफेस होती है जिसे मैं मार्क कर रही हूँ इसे पॉलिश सरफेस कहते हैं। और ये जो सरफेस है जो कि एरो से मार्क हो रही है, जो कि एरो भी शो कर रहा है जिसे मैंने भी मार्क किया, ये फिटिंग सरफेस कहलाती है। यानी कि फिटिंग सरफेस डेंचर की वो सरफेस होती है जो कि ओरल सॉफ्ट टिश्यू से यानी कि ओरल मिकोजा से कांटेक्ट में आती है। तो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स, इनका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसे मटीरियल्स जो कि डेंचर को लाइन कर रहे हैं। तो यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें अप्लाई किया जाता है या जिन्हें यूज़ किया जाता है डेंचर की फिटिंग सरफेस को लाइन करने के लिए। यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये है डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे अगर आपको इसका फिट और कंफर्ट वाला पॉइंट क्लियर नहीं भी हो रहा तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है ताकि उस डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव किया जा सके। और डेंचर की फिटिंग सरफेस कौन सी सरफेस होती है? वो सरफेस होती है डेंचर की जो कि कॉन्टैक्ट में आती है ओरल सॉफ्ट टिश्यू के या ओरल मिकोजा के। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये है कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को डेंटिस्ट्री में क्यों यूज़ किया जाता है, किन पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को तीन मेन पर्पसेस यानी कि तीन मेन एप्लीकेशन के लिए डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इन एप्लीकेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ये जो तीन एप्लीकेशंस है, ये तीन पर्पसेस हैं जिनके लिए ये डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। इसे समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की जो क्लासिफिकेशन है वो भी इन्हीं पर्पसेस यानी इन्हीं एप्लीकेशन पर डिपेंड करती है। तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को किन तीन मेन पर्पसेस के लिए डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहला पर्पस जिसके लिए डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो है डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए। एक्रेलिक जो डेंचर्स होते हैं, ये डेंचर्स जब पेशेंट को दिए जाते हैं, चाहे आपने अपर का डेंचर बना के दिया है, लोअर का दिया है या अपर और लोअर दोनों का डेंचर पेशेंट को बना के दिया है, तो उस वक्त जो होता है जब आपने पेशेंट को डेंचर बना के हैंड ओवर किया होता है, जब आपने उसी वक्त बनाया होता है तो वो डेंचर्स बहुत ही वेल फिटेड होते हैं और बहुत अच्छे से पेशेंट की ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ को में जाके फिट हो रहे होते हैं, उसकी फिटिंग बहुत अच्छी होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ
पेशेंट के ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ यानी कि ओरल मिकोज़ा और हार्ड टिश्यूज़ यानी कि एल्विलर बोन में चेंजेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। कुछ पेशेंट में ये चेंजेस बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में हो रही होती हैं, किसी में ये स्लो स्पीड में हो रही होती हैं, लेकिन हर पेशेंट में हो रही होती हैं। तो इसीलिए डेंचर की जो फिटिंग है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, यानी कि जितनी अच्छी फिटिंग इंसर्शन के टाइम पे होती है, यानी कि जब आपने पेशेंट को डेंचर बना के दिया होता है उस वक्त जितनी अच्छी फिटिंग होती है, टाइम के साथ ये फिटिंग कम होती जाती है। कुछ पेशेंट में 5 से 6 साल का टाइम लगता है फिटिंग को जो है वो ऑल्टर होने में और डेंचर को इल फिटेड होने में। कुछ पेशेंट्स में ये जल्दी इल फिटेड हो जाते हैं डेंचर्स, यानी कि 2 से 3 साल में हो गए, कुछ पेशेंट में 5 to 6 ईयर्स में, कुछ में 6 to 7 ईयर्स में। डिपेंड कर रहा होता है कि पेशेंट की ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ में कितनी चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जब भी पेशेंट का डेंचर इल फिटेड हो जाता है तो आइडियल ट्रीटमेंट अप्रोच क्या होती है कि पेशेंट को न्यू डेंचर बना के दिया जाए। लेकिन न्यू डेंचर बनाना ना सिर्फ डेंटिस्ट के लिए हेक्टिक होता है बल्कि पेशेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। तो दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं न्यू डेंचर बनाने से पहले, कि अगर उन ट्रीटमेंट ऑप्शन से उस प्रॉब्लम को, उस फिटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है तो उन ऑप्शंस को जो है वो पहले यूटिलाइज़ किया जाता है। अगर उनसे ठीक नहीं होता तो फिर जो है वो न्यू डेंचर्स बनाए जाते हैं। तो डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीका जो लेबॉर्ट्री प्रोसीजर होता है, एक वो रीलाइनिंग और रीबेसिंग होता है। रीलाइनिंग और रीबेसिंग की हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रीलाइनिंग में आप सिंपली क्या करते हैं कि डेंचर की जो फिटिंग सरफेस होती है उससे न्यू जो हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन होता है उससे जो है वो उसकी थिन लेयर से रीलाइन कर देते हैं ताकि डेंचर की फिटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाए। और रीबेसिंग में क्या करते हैं कि आप जो मेजॉरिटी ऑफ द डेंचर बेस का जो पार्ट होता है उसे रिप्लेस करते हैं न्यू हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन मटेरियल से, दोबारा से उसको डेंचर बेस को जो है वो यानी कि बेस को बनाते हैं, इसलिए उसे रीबेसिंग कहा जाता है। तो ये लैब बेस्ड प्रोसीजर होते हैं रीलाइनिंग और रीबेसिंग के, जो कि हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन से किए जाते हैं डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि चीयर साइड पे भी पेशेंट की डेंचर को रीलाइन कर सकते हैं और उसके लिए यही डेंचर लाइनिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं पेशेंट के डेंचर को रीलाइन करने के लिए, ताकि उसकी डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो यानी कि डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स कि एक जो सबसे बड़ा पर्पस जिसके लिए ना डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो है डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और वो किस तरह से करते हैं डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव? डेंचर की फिटिंग सरफेस को रीलाइन करते हैं। और जो डेंचर लाइनिंग मटेरियल इस पर्पस के लिए यूज़ होता है, यानी कि डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए, डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ होता है, उन्हें हार्ड रीलाइन मटीरियल्स कहा जाता है। तो हार्ड रीलाइन मटीरियल्स वो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए। तो एक तो हमने पर्पस डिस्कस कर लिया डेंचर लाइनिंग मटेरियल का कि क्या है कि डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और वो डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स जो कि डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्हें हार्ड रीलाइन मटेरियल्स कहा जाता है। दूसरा पर्पस जिसके लिए डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है वो है टिश्यू हीलिंग। इल फिटिंग डेंचर्स यानी कि ऐसे डेंचर्स जो कि बहुत ज़्यादा इल फिटेड होते हैं, जिनकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती और इतनी ज़्यादा उनकी फिटिंग ख़राब होती है कि वो सॉफ्ट टिश्यू को ट्रॉमेटाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि डेंचर की फिटिंग सरफेस कहाँ पे रेस्ट कर रही होती है? ओरल मिकोज़ा पे, ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ पे। तो इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से क्या होता है कि ये ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ को यानी कि ओरल मिकोज़ा को जो है वो ट्रॉमेटाइज़ कर देते हैं, वहाँ पे इंजरी हो जाती है, ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़। तो ऐसे पेशेंट्स को जिनका इल फिटिंग डेंचर्स होते हैं इन्हें इवेंचुअली आपने न्यू डेंचर्स बना के देने होते हैं, लेकिन न्यू डेंचर्स के लिए जो इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना होता है वो आपने हील मिकोज़ा का करना होता है। और हील मिकोज़ा का इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना होता है आपने, तो मिकोज़ा को हील करने के लिए क्या किया जाता है कि जो इल फिटिंग डेंचर्स होता है उसकी फिटिंग सरफेस पे एक बहुत ही सॉफ्ट डेंचर लाइनिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। ये जो सॉफ्ट डेंचर लाइनिंग मटेरियल होता है ये क्या करता है? ये क्वेश्चन की तरह एक्ट करता है। ये जितनी भी मैस्टिकेटरी फोर्सेस होती हैं, जितना भी लोड होता है, ये खुद अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ या ओरल मिकोज़ा पे ट्रांसफ़र नहीं होने देता और अलाउ करता है कि ये जो ओरल मिकोज़ा है या ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं ये रिकवर करें, ये हील कर जाएं उस ट्रॉमा से जो कि इल फिटिंग डेंचर की वजह से कॉज हुआ है।
तो यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को किस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है? सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए। यानी कि जो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं, इन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि ये अलाउ करते हैं कि जो फिटिंग सरफेस के बीनीथ जो ओरल मिकोजा है, जो कि ट्रॉमेटाइज हो गई है इल फिटिंग डेंचर की वजह से, वो रिकवर कर सके। तो ऐसे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स जिन्हें इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, टिश्यू हीलिंग के लिए, सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग के लिए, ऐसे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को टिश्यू कंडीशनर कहा जाता है। अब लास्ट पर्पस जिसके लिए डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो है लॉन्ग टर्म कंफर्ट। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्रेलिक डेंचर्स या डेंचर्स की हार्ड सर्फेसिस को टॉलरेट नहीं कर सकते, वो उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अगर आपने अब तक एक्रेलिक डेंचर्स देख लिए, उन्हें हाथ में फील करके आप देख चुके हैं, तो आपको आइडिया होगा कि उसकी सरफेस किस तरह की हार्डनेस होती है उसकी सरफेस में। तो बहुत सारे पेशेंट के लिए हार्ड डेंचर जो सरफेस होती है, हार्ड डेंचर को टॉलरेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट को बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग दी जाती है डेंचर की फिटिंग सरफेस पे, ताकि उनकी जो ओरल मिकोजा है या सॉफ्ट टिश्यू है, वो डेंचर की हार्ड सरफेस से नहीं बल्कि उस सॉफ्ट लाइनिंग से कांटेक्ट में आए, जो कि आपने अप्लाई किया है डेंचर की इनर सरफेस पे, यानी कि फिटिंग सरफेस पे। तो ये जो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को इस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को किस पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि हार्ड डेंचर बेसिस को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनमें बहुत ही सॉफ्ट डेंचर लाइनिंग मटीरियल की लाइनिंग दी जाती है फिटिंग सरफेस पे, ताकि जो है वो पेशेंट के लिए वो कंफर्टेबल रहे। वो जो डेंचर जो कि आपने उसे प्रोवाइड किया है, वो डायरेक्टली वो हार्ड डेंचर बेस की सरफेस कांटेक्ट में ना आए उसकी ओरल सॉफ्ट टिश्यू से, बल्कि जो आपने सॉफ्ट लाइनिंग लगाई है उसकी फिटिंग सरफेस से, वो कांटेक्ट में आती है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है वो डेंचर पहनना, और वो ज़्यादा उसको जो है वो अच्छे से टॉलरेट कर सकता है। तो ऐसे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स जिन्हें इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि डेंचर बेस में परमानेंटली सॉफ्ट लाइनिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है, उन्हें सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स कहा जाता है। यानी कि 3 पर्पसेस जिनके लिए डेंटिस्ट्री में डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है, वो क्या है? डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए, टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, और लॉन्ग टर्म कंफर्ट के लिए। और इसी की बेसिस पे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। हार्ड रिलाइन मटीरियल्स क्या करते हैं? डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए ये डेंचर लाइनिंग मटीरियल यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हार्ड रिलाइन मटीरियल्स कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी की डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स में क्या है? टिश्यू कंडीशनर्स की। ये टिश्यू कंडीशनर्स क्या करते हैं? बेसिकली ये सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करते हैं। इन्हें डेंचर की इनर सर्फेस पे अप्लाई किया जाता है, और इनर सर्फेस पे अप्लाई करते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल्स होते हैं, क्वेश्चन के तौर पे एक्ट करते हैं, सारा फोर्स लोड खुद टॉलरेट करते हैं, खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सॉफ्ट टिश्यू पे नहीं जाने देते वो फोर्स, और अलाउ करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू रिकवर कर जाए। और ये सॉफ्ट टिश्यू क्यों ट्रॉमेटाइज हुआ होता है? इल फिटिंग डेंचर्स की वजह से। तो ये जो कैटेगरी होती है, ये टिश्यू कंडीशनर कहलाती है, जिसका काम क्या होता है कि ये हेल्प करती है सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग में। फिर तीसरी कैटेगरी जो है डेंचर लाइनिंग मटीरियल की, उसमें आते हैं सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स, जिन्हें यूज़ किया जाता है डेंचर बेस या डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है एज अ परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग, ताकि वो पेशेंट्स जो कि हार्ड डेंचर बेस को टॉलरेट नहीं कर सकते, उनमें ये सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स की लाइनिंग दी जाती है डेंचर की फिटिंग सरफेस पे, ताकि वो पेशेंट को जो है वो कंफर्ट रहे, पेशेंट के लिए टॉलरेबल हो, पेशेंट टॉलरेट कर सके। क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स, जैसा कि अभी हमने प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया कि डेंचर लाइनिंग मटीरियल की जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप्स है, वो डिपेंड कर रही होती है कि किस पर्पस के लिए डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को यूज़ किया जा रहा है। तो डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स की पर्पस या एप्लीकेशन की बेसिस पे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को क्लासीफाई किया जाता है 3 ग्रुप्स में। हार्ड रिलाइन मटीरियल्स क्या करते हैं? बेसिकली इन्हें यूज़ किया जाता है डेंचर की फिट को इम्प्रूव करने के लिए। टिश्यू कंडीशनर्स का बेसिक पर्पस ये होता है, इन्हें यूज़ किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को प्रमोट करने के लिए। और सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है डेंचर बेसिस पे परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग अप्लाई करने के लिए, उन पेशेंट्स के लिए जो कि हार्ड डेंचर बेसिस को टॉलरेट नहीं कर सकते। हार्ड डेंचर बेसिस उनके लिए बहुत अनकंफर्टेबल होता है, उन पेशेंट्स के लिए सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स डेंचर की फिटिंग सरफेस पे परमानेंटली दिए जाते हैं। तो इन्हीं पर्पसेस की बेसिस पे डेंचर लाइनिंग मटीरियल्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जाता है: हार्ड रिलाइन मटीरियल्स, टिश्यू कंडीशनर्स और सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स। अब हम इन सारे मटीरियल्स को डिटेल में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे।
अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं हार्ड रिलाइन मटीरियल्स को। हार्ड रिलाइन मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसा कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि जब भी इल फिटिंग डेंचर्स हो जाते हैं तो उसका आइडियल ट्रीटमेंट क्या होता है कि पेशेंट को न्यू डेंचर्स बना के दिए जाएँ। देखिए, न्यू डेंचर्स बना के देना लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले दूसरे ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो ट्राई किए जाते हैं। इनमें से एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है रीलाइनिंग और रीबेसिंग का, जो कि लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन के साथ। उसके बाद एक और ऑप्शन होता है आपके पास कि ये हार्ड रिलाइन मटीरियल्स यूज़ करने का। ये हार्ड रिलाइन मटीरियल्स क्या होते हैं? इनको डेंटिस्ट चीयर साइड यूज़ कर सकता है डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि ये जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं इन्हें चीयर साइड, यानी कि आपके पास पेशेंट आया, उसने कंप्लेन की कि डेंचर जो है वो इल फिटिंग हो रहा है, यानी कि इसकी फिटिंग अच्छी नहीं है, डेंचर की ये लूज़ हो रहा है, तो डेंटिस्ट चीयर साइड जो है वो ये हार्ड रिलाइन मटीरियल यूज़ करके डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं इन्हें डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है, और चीयर साइड जो है वो ये यूज़ किया जाता है हार्ड रिलाइन मटीरियल्स को डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। अब समझते हैं हार्ड रिलाइन मटीरियल की कॉम्पोजिशन को। ये जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 1 और टाइप 2 दोनों पाउडर लिक्विड फॉर्म में डिस्पेंस की जाती हैं, यानी कि पाउडर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। दोनों टाइप्स में जो मेन डिफरेंस है वो सिंपली किसका है? मोनोमर का है, जो कि लिक्विड में प्रेजेंट होता है। आप टाइप 1 में देख सकते हैं कि कौन सा मोनोमर प्रेजेंट है? मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर प्रेजेंट है। और टाइप 2 के लिक्विड में कौन सा मोनोमर प्रेजेंट है? ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट। यानी कि जो टाइप 1 और टाइप 2 हार्ड रिलाइन मटीरियल्स में डिफरेंस है वो सिंपली किस चीज़ का है? मोनोमर का है। टाइप 1 में मोनोमर जो है वो मिथाइल मिथैक्रिलेट है, और टाइप 2 में जो मोनोमर है वो ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट है। और आप इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो टाइप 1 में आप देख सकते हैं कि पाउडर में पॉलीमर बीड्स और इनिशिएटर जो है वो प्रेजेंट है, और टाइप 2 के भी पाउडर में पॉलीमर बीड्स हैं और इनिशिएटर प्रेजेंट है। और डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? लिक्विड में आ रहा है। टाइप 1 में जो मोनोमर प्रेजेंट है वो मिथाइल मिथैक्रिलेट है, और टाइप 2 में जो मोनोमर प्रेजेंट है वो ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट है। लेकिन टाइप 1 में प्लास्टिसाइज़र भी प्रेजेंट है, जो कि डाइन ब्यूटाइल पिथराइलेट है, और टाइप 2 में कोई भी प्लास्टिसाइज़र प्रेजेंट नहीं है। तो इसका क्या डिफरेंस आता है वो अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि प्लास्टिसाइज़र टाइप 1 में क्यों ऐड किया हुआ है, टाइप 2 में क्यों ऐड नहीं किया हुआ है। ये आगे जाके जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये वाला पॉइंट आएगा। और टाइप 2 के लिक्विड्स में पिगमेंट्स भी होते हैं, क्रॉस लिंकिंग एजेंट भी होता है, और एक्टिवेटर दोनों टाइप 1 और टाइप 2 में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये जो टाइप 1 टाइप 2 हार्ड रिलाइन मटीरियल्स हैं ये ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजिन्स होते हैं। ऑटो पॉलीमराइजिंग रेजिन मतलब सेल्फ क्योर रेजिन्स, यानी कि जब आप पाउडर लिक्विड को मिक्स करेंगे तो एक्टिवेटर इनिशिएटर पे एक्ट करता है, इनिशिएटर जो है वो फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, फिर फ्री रेडिकल जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो यानी कि ये जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स हैं ये टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह की टाइप्स में आते हैं। दोनों फॉर्म्स पाउडर और लिक्विड फॉर्म में डिस्पेंस की जाती हैं, और ये ऑटो पॉलीमराइजिंग यानी कि सेल्फ क्योर रेजिन्स होते हैं। और टाइप 1 और टाइप 2 में जो मेन डिफरेंस है वो मोनोमर का है। टाइप 1 में मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर है, और टाइप 2 में ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हार्ड रिलाइन मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव करने के लिए चीयर साइड। तो अब हम इस मैनिपुलेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से इन हार्ड रिलाइन मटीरियल्स को यूज़ किया जाता है चीयर साइड डेंचर की रीलाइनिंग करने के लिए, ताकि डेंचर की फिटिंग को इम्प्रूव किया जा सके। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डेंचर की जो फिटिंग सरफेस होती है, यानी कि जो पेशेंट आया है जिस डेंचर की कंप्लेन है कि ये इसकी फिटिंग जो है वो अब वैसी नहीं रही है जैसे पहले थी, इल फिटिंग डेंचर, जिस डेंचर की इल फिटिंग होने की कंप्लेन है उस डेंचर की फिटिंग सरफेस को थोड़ा सा रिलीव किया जाता है। रिलीव का मतलब ये होता है कि उससे थोड़ा सा ट्रिम किया जाता है, उसकी हाइट को थोड़ा सा रिड्यूस किया जाता है, ताकि आप जो है वो इस हार्ड रिलाइन मटीरियल की स्पेस बना रहे होते हैं जिससे आप रीलाइनिंग करेंगे। तो इसलिए डेंचर की फिटिंग सरफेस को सबसे पहला काम डेंटिस्ट क्या करता है कि डेंचर की फिटिंग सरफेस को थोड़ा सा रिलीव करता है, यानी कि ट्रिम करता है। उसके बाद जो होता है आप मिक्स करते हैं हार्ड रिलाइन मटेरियल को, जो कि पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। जो भी मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया हुआ होता है प्रोपोर्शन, उस प्रोपोर्शन में मिक्स किया जाता है इसके पाउडर एंड लिक्विड को। और यूजली जो होता है ये
लो पाउडर लिक्विड रेशो जो है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि लिक्विडी कंसंट्रेशन होती है, यानी कि फ्लूइडी जो है वो मिक्स किया जाता है इन हार्ड रिलाइन मटेरियल्स को। और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लूइडी मिक्स किया जाता है इन्हें, और फिर इन्हें अप्लाई कर दिया जाता है फ़ौरन से डेंचर की फिटिंग सरफेस पे। जैसे ही डेंचर की फिटिंग सरफेस पे इसे अप्लाई कर देते हैं, उस डेंचर को सीट करवा देते हैं पेशेंट माउथ में, और क्लोज माउथ टेक्निक यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास एक पेशेंट आया है और आप अपर डेंचर की रीलाइनिंग कर रहे हैं और लोअर अगर नेचुरल टीथ है, तो आपने सिंपली क्या करना होता है कि आपने अपर डेंचर की फिटिंग सरफेस पे ये हार्ड रिलाइन मटेरियल को पोर किया, जो कि आपने बहुत ही फ्रीली मिक्स किया है, और उससे फ़ौरन से अपर आर्च में सीट करवाया, और पेशेंट को आप कहते हैं कि वो अपना माउथ जो है वो क्लोज कर ले, यानी कि अपर एंड लोअर जो को कॉन्टैक्ट में ले आए। या फिर अगर पेशेंट को आपने अपर डेंचर की लाइनिंग करनी है और नीचे भी उसने डेंचर ही पहना हुआ है, तो आप लोअर डेंचर भी पहनाते हैं और उसे कहते हैं कि वो अपने माउथ को क्लोज कर ले। इसे कहा जाता है क्लोज माउथ टेक्निक यूज़ की जाती है इसके लिए। यानी कि सबसे पहले जो था वो हार्ड रिलाइन मटेरियल से रिलाइनिंग करने के लिए क्या किया जाता है चीयर साइड कि डेंचर की फिटिंग सरफेस को रिलीव करते हैं, फिर आप हार्ड रिलाइन मटेरियल के पाउडर एंड लिक्विड को बहुत ही फ्लूइडी कंसिस्टेंसी में मिक्स करते हैं और फिर उसे अप्लाई कर देते हैं फिटिंग सरफेस पे। फिटिंग सरफेस पे अप्लाई करने के फ़ौरन बाद जो है वो डेंचर को सीट करवा देते हैं पेशेंट माउथ में, और उससे कहते हैं कि वो अपना माउथ क्लोज कर ले, यानी कि अपर एंड लोअर आर्च जो है वो एक दूसरे अपर एंड लोअर टीथ एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ जाएँ। जैसे ही डेंचर को आपने ओरल कैविटी में सीट करवा दिया है, पेशेंट के माउथ में सीट करवा दिया है, क्लोज माउथ टेक्निक आपने यूज़ करनी है, यानी कि आपने पेशेंट को कह दिया कि वो अपर एंड लोअर टीथ को कांटेक्ट में ले आए, तो आपने मेक श्योर करना होता है कि जो भी डेंचर बेस है वो अंडरलाइंग एल्वियोलर रिज से प्रॉपर अलाइनमेंट या प्रॉपर कांटेक्ट में आ रही हो, ताकि कोई और अक्लूजल एरर जो है वो इस रीलाइनिंग प्रोसीजर के दौरान डेंचर में नहीं आ जाए। उसके बाद जैसे ही आपका जो हार्ड रिलाइन मटेरियल है वो रबरी स्टेज में आता है, यानी कि आपने क्या किया था पहले कि आपने बहुत ही फ्लूइडी मिक्स किया था हार्ड रिलाइन मटेरियल को और उसे डेंचर की फिटिंग सरफेस पे पोर कर दिया था। पोर करने के बाद आपने डेंचर को जो था वो सीट करवाया था ओरल कैविटी में और क्लोज माउथ टेक्निक यूज़ की थी, यानी पेशेंट को कहा था कि वो अपने अपर एंड लोअर टीथ को कांटेक्ट में ले आए, माउथ को क्लोज कर ले। और जैसे ही मटेरियल रबरी स्टेज में आता है, रबरी स्टेज में आने के बाद आपने जो था वो डेंचर को रिमूव कर लेना होता है, पूरा सेट नहीं होने देना होता, आपने डेंचर को रिमूव कर लेना होता है। ये इसलिए रिमूव करते हैं ताकि रबरी स्टेज के बाद जब पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। वो जो हीट रिलीज़ होती है वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो सकती है और सॉफ्ट टिश्यू डैमेज भी कॉज कर सकती है। तो इसलिए जैसे ही ये हार्ड रिलाइन मटीरियल्स रबरी स्टेज में आते हैं, इन्हें रिमूव कर लिया जाता है ओरल कैविटी से और इन्हें बेंच क्योर करते हैं, या तो इन्हें वार्म वाटर में प्लेस कर दें ताकि एक्सेलरेट कर दें सेटिंग के प्रोसेस को, या फिर प्रेशर वेजल्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, उनके ज़रिए जो है वो सेटिंग को एक्सेलरेट किया जाता है। इंट्रा ओरल सेटिंग नहीं होने देते, इंट्रा ओरली उससे हार्ड नहीं होने देते, क्योंकि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज़ होती है जो कि सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज कर सकती है। और ये जो यूजली डेंचर की रीलाइनिंग का प्रोसीजर होता है हार्ड रिलाइन मटेरियल से, ये यूजली 30 मिनट्स में आप ट्रिमिंग पॉलिशिंग हर चीज़ करके जो है वो ये रेडी हो जाता है। तो इस तरह से हार्ड रिलाइन मटेरियल्स को यूज़ किया जाता है चीयर साइड डेंचर की रीलाइनिंग करने के लिए, ताकि डेंचर की फिट को इम्प्रूव किया जा सके। अब डिस्कस करते हैं हार्ड रिलाइन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि टाइप 1 जो हार्ड रिलाइन मटेरियल्स होते हैं, जिनमें हमने डिस्कस किया था कि टाइप 1 हार्ड रिलाइन मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनमें कौन सा मोनोमर यूज़ होता है, मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर यूज़ होता है। तो अभी हमने मैनिपुलेशन में डिस्कस किया कि इन हार्ड रिलाइन मटेरियल से कैसे रिलाइनिंग की जाती है डेंचर की। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि हार्ड रिलाइन मटेरियल्स को बहुत ही फ्लूइडी मिक्स करते हैं, फिर उसे डेंचर की फिटिंग सरफेस पे पोर करते हैं, और जब वो बिल्कुल फ्लूइडी स्टेट में होता है तो उसे पेशेंट में की ओरल कैविटी में इंसर्ट कर देते हैं, सीट करवा देते हैं उस डेंचर को। तो यानी कि मटेरियल जो है वो अनसेट फॉर्म में, यानी कि जब मोनोमर पॉलीमर में कन्वर्ट नहीं हुआ है तो मिथाइल मिथैक्रिलेट अपनी अनसेट फॉर्म में, अपनी रॉ फॉर्म में
जो है वो कांटेक्ट में आता है ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ से, और हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर जो होता है वो इरिटेंट होता है, सॉफ्ट टिश्यू को इरिटेट करता है। इवन ये कुछ पेशेंट को सेंसिटाइज भी कर देता है, और नेक्स्ट टाइम अगर वो उन पेशेंट पे यही है मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर यूज़ किया जाता है तो उनमें एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। टाइप 1 हार्ड रिलाइन मटीरियल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही होती है कि मिथाइल मिथैक्रिलेट मोनोमर जो है वो इरिटेंट के तौर पे एक्ट कर सकता है, इरिटेट कर सकता है सॉफ्ट टिश्यू को और एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकता है। लेकिन टाइप 2 मटीरियल के साथ ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती है कि टाइप 2 मटीरियल में कौन सा मोनोमर यूज़ होता है, ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट, और ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट जो होता है वो बहुत ही लेस इरिटेंट है, यानी कि बहुत ही लेस इरिटेटिंग है एज़ कम्पेयर टू मिथाइल मिथैक्रिलेट। ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट जो है वो ज़्यादा बायोकम्पैटिबल है। अब डिस्कस करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी को हार्ड रिलाइन मटीरियल्स की। हार्ड रिलाइन मटीरियल्स की दोनों टाइप 1 और टाइप 2 दोनों का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो लो होता है। क्यों लो होता है? टाइप 1 की कॉम्पोजिशन में हमने डिस्कस किया था कि उसकी लिक्विड में प्लास्टिसाइजर प्रेजेंट होता है, तो टाइप 1 हार्ड रिलाइन मटीरियल से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है क्योंकि इनकी कॉम्पोजिशन में प्लास्टिसाइजर प्रेजेंट होता है। और टाइप 2 जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं उनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर इसलिए लो होता है कि इनमें हायर मिथैक्रिलेट्स यूज़ होते हैं। यानी कि टाइप 2 में कौन सा मिथैक्रिलेट यूज़ हो रहा था? ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट, जिन्हें हायर मिथैक्रिलेट्स कहा जाता है। हायर मिथैक्रिलेट्स बेसिकली ऐसे मिथैक्रिलेट्स को कहते हैं जिनका जो साइड ग्रुप होता है या पेंडेंट ग्रुप होता है वो बहुत ही लार्ज और बल्की होता है। जैसे कि ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट में जो पेंडेंट ग्रुप या साइड ग्रुप होता है वो ब्यूटाइल ग्रुप होता है, जो कि ज़्यादा लार्ज होता है, बल्की होता है, जिसकी वजह से जो मिथैक्रिलेट होता है उसकी क्या होती है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर जो है वो उसका लो हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे ये फ़र्क पड़ता है लार्ज और बल्की पेंडेंट या साइड ग्रुप होने की वजह से। तो इसीलिए जो टाइप 2 जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं इनका भी ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है हायर मिथैक्रिलेट्स की वजह से। और हायर मिथैक्रिलेट्स की वजह से ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो क्यों होता है? क्योंकि हायर मिथैक्रिलेट्स जो होते हैं वो बेसिकली वो मिथैक्रिलेट्स होते हैं जिनका साइड ग्रुप या पेंडेंट ग्रुप जो होता है वो बहुत ही लार्ज और बल्की होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं और ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर उनका लो होता है। तो इस टाइप 1 और टाइप 2 दोनों के लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की वजह से डायमेंशनल इनस्टेबिलिटी के चांसेस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होने की वजह से, ज़्यादा होने की वजह से पॉलीमर की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट आता है ये हम सिंथेटिक पॉलीमर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको सिंपली ये क्लियर होना चाहिए कि दोनों जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स की टाइप हैं, टाइप 1 और टाइप 2, दोनों का ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है, जिसकी वजह से डायमेंशनल इंस्टेबिलिटी के चांसेस भी जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब आ जाते हैं हार्ड रिलाइन मटीरियल्स की तीसरी प्रॉपर्टी पे, और वो ये है कि ये जो हार्ड रिलाइन मटीरियल्स होते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनके पाउडर और लिक्विड को मैनुअली मिक्स किया जाता है। तो मैनुअल मिक्सिंग के दौरान जो है वो एयर इंट्रैपमेंट हो जाती है, एयर इंक्लूजन्स आ जाती हैं जो कि रिजल्ट करती हैं पोरोसिटीज़ में। सबसे पहला रीज़न क्या होता है कि आप इस मटेरियल को बहुत ही फ्लूइडी मिक्स करते हैं, तो बहुत ही फ्लूइडी मिक्स करने की वजह से, और बहुत ही फ्लूइडी जब आप इसे मिक्स करते हैं उसी में आप इसे डेंचर की फिटिंग सरफेस से पोर करते हैं और उसे ओरल कैविटी में सीड करा देते हैं। और उसके बाद क्योंकि ये ऑटो पॉलीमराइजिंग होते हैं, सेल्फ क्योर होते हैं, तो इनकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ होती है। तो मिक्सिंग के दौरान जो एयर पोरोसिटीज़ इनकॉर्पोरेट हुई हुई होती हैं वो इनकी इसी फ्लूइडी कंसिस्टेंसी की वजह से और बहुत तेज़ी से विस्कोसिटी इंक्रीज़ होने की वजह से, यानी कि बहुत तेज़ी से इनमें सेटिंग होने की वजह से ये सारी एयर पोरोसिटीज़ नहीं रिमूव हो पाती। और फाइनल जो आपने रिलाइनिंग या डेंचर जो कि रिलाइन होकर आता है तो उसकी फिटिंग सरफेस पे मल्टीपल पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं होते। लेकिन एस्थेटिकली प्लीजिंग होने से ना होने से भी ज़्यादा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है इनका, इन पोर्स और होल्स का जो कि प्रेजेंट होते हैं डेंचर की फिटिंग सरफेस पे रिलाइनिंग के बाद, वो ये होता है कि ये जो पोर्स या होल्स होते हैं ये एक्यूमुलेट करते हैं फूड डेब्रिस को और प्रमोट करते हैं माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन को, स्पेशली कैंडिडा एल्बिकेंस के, और इनकी वजह से डेंचर को क्लीन करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ में डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं हार्ड रिलाइन मटीरियल्स के, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि हार्ड रिलाइन मटीरियल्स के साथ है वो ये है कि हार्ड रिलाइन मटीरियल जिसे आप यूज़ कर रहे हैं डेंचर को रीलाइन करने के लिए ताकि उसकी फिटिंग को इम्प्रूव कर सकें, तो इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये जो डायरेक्ट रीलाइन मटीरियल यानी कि जो हार्ड रिलाइन मटीरियल है
इनकी थिकनेस को कंट्रोल करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यानी कि आपने हार्ड रिलाइन मटेरियल का आपने सबसे पहले ये जो हार्ड रिलाइन मटेरियल से जब आप रीलाइनिंग कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि जो डेंचर जिसकी रीलाइनिंग करनी है आप उसकी फिटिंग सरफेस को थोड़ा ट्रिम करते हैं। वो ट्रिम आप क्यों कर रहे होते हैं? ताकि आप इस हार्ड रिलाइन मटेरियल के लिए, जिससे आप रीलाइनिंग करने वाले हैं डेंचर की फिटिंग सरफेस की, उसके लिए स्पेस बना रहे होते हैं। लेकिन स्पेस बनाने के बावजूद भी जो है वो आपको उसकी थिकनेस पे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपने जितना ट्रिम किया होता है आइडियली उतना ही डेंचर लाइनिंग मटेरियल को स्पेस कवर करनी चाहिए। लेकिन इनकी थिकनेस को कंट्रोल करना, क्योंकि इसका मेथड क्या होता है, आपने फिटिंग सरफेस पे इसे जस्ट पोर किया एंड देन उसे ओरल कैविटी में जो है वो आप सीट करवा देते हैं। तो समटाइम्स ये होता है कि आपने जितनी स्पेस बनाई थी उससे ज़्यादा स्पेस जो है वो डेंचर लाइनिंग या ये हार्ड रिलाइन मटेरियल जो है वो ले लेता है और इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। तो जब इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि डेंचर की हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, डेंचर की वर्टिकल डायमेंशन जो है वो ऑल्टर हो जाती है, यानी कि डेंचर की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। जब डेंचर की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है तो जो फ्री वे स्पेस होता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में भी हम जो बोल पा रहे हैं, हम खा सकते हैं, हम ये ओरल कैविटी से ये जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, स्पीकिंग का, मेस्टिकेशन का, चूइंग का, ये किस वजह से कर रहे हैं कि अपर और लोअर आर्च के बीच में ये फ्री वे स्पेस है जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं। हमारे अपर एंड लोअर टीथ जो है वो बिल्कुल हमेशा कांटेक्ट में नहीं होते, इनके बीच में एक फ्री स्पेस है। तो जब भी डेंचर्स बनाए जाते हैं तो इससे भी ये फ्री वे स्पेस रखी जाती है ताकि पेशेंट मेस्टिकेशन, स्पीकिंग और चूइंग का फंक्शन सही से परफॉर्म कर सके। तो जब भी क्या होता है कि आपने हार्ड रिलाइन मटेरियल से डेंचर की रीलाइनिंग करते हैं और उसकी थिकनेस पे क्योंकि आपको कंट्रोल नहीं होता और उसकी थिकनेस अगर ज़्यादा हो जाती है तो डेंचर की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है। तो जब डेंचर की हाइट इंक्रीज़ हो जाती है तो ये वाली फ्रीवे स्पेस कम हो जाती है। जब नेचुरल फ्रीवे स्पेस कम हो जाती है तो उसकी हर तरह का फंक्शन, स्पीकिंग, चूइंग, मेस्टिकेशन, पेशेंट के कंफर्ट, हर चीज़ पे जो है वो फ़र्क आता है। इसीलिए इन डायरेक्ट रीलाइन मटेरियल्स के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आप ये जो रीलाइनिंग जो आप कर रहे हैं इस हार्ड रीलाइन मटेरियल से, इसकी थिकनेस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इसकी थिकनेस जो है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होती है, उस पर आपका कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से डेंचर की हाइट इंक्रीज़ हो सकती है। और डेंचर की हाइट जब इंक्रीज़ होती है और अपर डेंचर की बात करें तो उसका पैलेटल एरिया भी बहुत इंक्रीज़ हो जाता है, बल्कि हो जाता है रिलाइन करने की वजह से, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है और अनएक्सेप्टेबल होता है। तो इन्हीं सारे डिसएडवांटेजेस की वजह से ये जो डायरेक्ट रीलाइन मटेरियल्स होते हैं इन्हें कभी भी परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे नहीं लिया जाता, यानी कि इन्हें कभी भी परमानेंट ट्रीटमेंट के तौर पे नहीं यूज़ किया जाता इल फिटिंग डेंचर्स को ट्रीट करने के लिए। या तो इन्हें टेम्परेरी सोल्यूशन के तौर पे या फिर सेमी परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे जो है वो यूज़ किया जाता है इल फिटिंग डेंचर के लिए। यानी कि अगर पेशेंट के पास इल फिटिंग डेंचर है, इल फिटिंग डेंचर की कंप्लेन है, तो आइडियली उसे न्यू डेंचर्स देने चाहिए या फिर रीलाइनिंग, रीबेसिंग जो कि लेबॉर्ट्री बेस्ड प्रोसीजर है वो उसकी तरफ जाना चाहिए। ये जो डायरेक्ट रीलाइन मटेरियल्स होते हैं इन्हें टेम्पररी या सेमी परमानेंट सोल्यूशन के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। तो जो डायरेक्ट रीलाइन मटेरियल्स के थ्रू जो रीलाइनिंग की जाती है वो कभी भी परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता इल फिटिंग डेंचर्स के लिए। ये टेम्पररी या सेमी परमानेंट सोल्यूशन हो सकते हैं इल फिटिंग डेंचर्स को ट्रीट करने के लिए अपनी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से। अब डिस्कस करते हैं टिश्यू कंडीशनर्स को। टिश्यू कंडीशनर सॉफ्ट डेंचर लाइनर्स होते हैं, यानी कि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और इन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और ये एक्ट करते हैं एज ए क्यूशन, यानी क्यूशन के तौर पे एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, मैस्टिकेटरी फोर्सेस और लोड, इसे खुद टॉलरेट कर लेते हैं, इसे खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ओरल टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र नहीं होने देते और अलाउ करते हैं कि जो ओरल टिश्यू है, ओरल मिकोज़ा है, वो हील कर जाए अच्छे से। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन में नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे दो चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ है कि टिश्यू कंडीशनर्स एक तो अलाउ करते हैं कि सॉफ्ट टिश्यू हील कर जाए और दूसरा ये रिकॉर्ड करते हैं शेप ऑफ द सपोर्टिंग टिश्यूज़ इन फंक्शनल, यानी कि फंक्शनल इंप्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे मैं ये फंक्शनल इंप्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये चीज़ अब हम आगे के प्रॉपर्टीज़, कॉम्पोजिशन, एप्लीकेशन सब में ये डिस्कस करेंगे इस वाले पॉइंट को। तो यहाँ पे अभी मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रही क्योंकि ये क्लियर भी नहीं होगा और समझ में भी नहीं आएगा। जैसे जैसे हम इसे डिटेल में पढ़ते जाएंगे मैं ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन करती जाऊँगी।
कि ये जो टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं इनका मेन पर्पस क्या होता है कि अलाउ करते हैं सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं ये फंक्शनल इम्प्रेशन भी रिकॉर्ड करते हैं ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का। वो किस तरह से करते हैं वो अभी हम आगे के सेक्शंस में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं टिश्यू कंडीशनर्स की एप्लीकेशन को, कि टिश्यू कंडीशनर्स को किन किन एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू कंडीशनर की सबसे मेन एप्लीकेशन जो कि हमने डिस्कस की थी वो ये की थी कि टिश्यू कंडीशनर्स को यूज़ किया जाता है जब भी पेशेंट कोई इल फिटिंग डेंचर पहनने की वजह से सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमेटाइज होते हैं, तो टिश्यू कंडीशनर को डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और वहाँ पे वो एक्ट करता है एज ए क्वेश्चन, और जितनी भी मैस्टिकेटरी फोर्सेस होती हैं, लोड होता है, उन्हें खुद जो है वो बेयर करता है, उन्हें खुद एब्जॉर्ब कर लेता है और अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू पे ट्रांसफ़र नहीं होने देता, अलाउ करता है कि वो सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हील कर जाए, रिकवर कर जाए। ये सबसे मेन एप्लीकेशन होती है टिश्यू कंडीशनर की, जिसकी वजह से इसे डेंटिस्ट्री में यूज़ किया जाता है। टिश्यू कंडीशनर्स की जो दूसरी एप्लीकेशन है वो ये है कि टिश्यू कंडीशनर तब भी यूज़ किया जाता है जब ऐसे पेशेंट जो कि डेंचर पहनते हों और उनमें कोई ओरल सर्जरी हो। फॉर एग्जांपल कि वो लोअर डेंचर पहनते हैं और लोअर डेंचर में ही कोई सर्जरी परफॉर्म हुई हो, चाहे वो मोलर रिमूव हुआ हो या फिर जो है वो कोई सिस्ट रिमूव की हो, कोई एल्वेलोप्लास्टी हुआ हो, किसी भी किस्म की ओरल सर्जरी जो है वो परफॉर्म की हो वहाँ पे, तो टिश्यू कंडीशनर को उस डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है ताकि वो डेंचर जो है वो उस सर्जिकल वुंड को, यानी कि जहाँ पे सर्जरी हुई है, सर्जरी के बाद जो वुंड है जिसे अभी हील होना है, वहाँ पे जो है वो डेंचर जो है वो हर्ट ना करे, पेन कॉज ना करे और ट्रॉमेटाइज ना करे डेंचर। तब भी डेंचर की फिटिंग सरफेस पे जो है वो टिश्यू कंडीशनर को अप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि टिश्यू कंडीशनर को कब देते हैं पेशेंट को, जब पेशेंट में कोई सर्जरी परफॉर्म हुई हो, तो उसके बाद उसके डेंचर पे टिश्यू कंडीशनर को अप्लाई कर दिया जाता है ताकि वो डेंचर जो है वो उस सर्जिकल वुंड को जो है वो ट्रॉमेटाइज ना करे और कोई पेन कॉज ना करे और पेशेंट को कंफर्टेबल रहे। तो एक एप्लीकेशन टिश्यू कंडीशनर की ये भी हो गई। टिश्यू कंडीशनर को इमीडिएट डेंचर्स के साथ भी यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, सबसे पहले इमीडिएट डेंचर्स को समझें। इमीडिएट डेंचर्स वो डेंचर्स होते हैं जो कि एक्सट्रैक्शन के फ़ौरन बाद आप पेशेंट को दे देते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल कि आपने पेशेंट का 6 रिमूव किया, फर्स्ट मोलर रिमूव किया और आपने फ़ौरन से उस फर्स्ट मोलर की प्लेसमेंट में जो था वो डेंचर भी दे दिया, यानी कि ऐसा डेंचर दे दिया जो कि रिप्लेस कर रहा है फर्स्ट मोलर को, यानी कि आपने फ़ौरन से उसकी रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर दी। तो ऐसे डेंचर इमीडिएट डेंचर्स कहलाते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन के फ़ौरन बाद जो है वो आपने डेंचर जो है वो प्रोवाइड कर दिया पेशेंट को, तो ये इमीडिएट डेंचर्स कहलाते हैं। तो ये इमीडिएट डेंचर्स कैसे बनाए जाते हैं कि एक्सट्रैक्शन से पहले पेशेंट का इंप्रेशन रिकॉर्ड किया जाता है और मॉडल बना लिया जाता है, और उस मॉडल पर जिस टीथ की आपने एक्सट्रैक्शन करनी है उससे आप उस मॉडल पर रिमूव करते हैं रफली एस्टिमेट के साथ कि इस तरह से रिमूव होगा, इतनी स्पेस बनेगी, और आप वहाँ पर डेंचर बना लेते हैं। तो जब आप पेशेंट पे सर्जरी परफॉर्म करते हैं, यानी कि एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, उस टूथ को रिमूव कर लेते हैं, तो उस टूथ को रिमूव करने के बाद आप पेशेंट को इमीडिएट डेंचर देते हैं। तो इमीडिएट डेंचर की भी आप फिटिंग सरफेस पे फिर टिश्यू कंडीशनर अप्लाई करते हैं। तो इस टिश्यू कंडीशनर का काम ये होता है कि वो जो अंडरलाइंग वुंड है, यानी कि जहाँ पे आपने टूथ रिमूव किया है वहाँ पे क्या है, ओपन स्पेस है, अभी वो हील होगा। तो इमीडिएट डेंचर की जब फिटिंग सरफेस पे आप टिश्यू कंडीशनर अप्लाई कर देते हैं तो वो उसकी फिट को भी मेंटेन रखता है, और वो जो वुंड होता है या वो जो स्पेस होती है जिसे अभी हील होना है, जहाँ पे दांत अभी रिमूव हुआ है, तो वो उसकी भी जो है वहाँ पे ट्रॉमेटाइज़ नहीं करता, उसको वहाँ पे कंफर्ट रहती है, वहाँ पे पेन कॉज नहीं होता। तो इसलिए इमीडिएट डेंचर्स के साथ भी जो है वो टिश्यू कंडीशनर को यूज़ किया जाता है। और एक और एप्लीकेशन जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस की थी कि टिश्यू कंडीशनर को यूज़ किया जाता है फंक्शनल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए। अब फंक्शनल इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन तो हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी इम्प्रेशन के डिस्कस किया है कि इम्प्रेशन क्या होता है कि आप रेप्लिकेट बनाते हैं ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का। तो ये फंक्शनल इम्प्रेशन क्या है? फंक्शनल इम्प्रेशन कहते हैं जब भी आप ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ को रिकॉर्ड करते हैं इन फंक्शन रिकॉर्ड करने का क्या मतलब है कि ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्पीकिंग का, चूइंग का, मैस्टिकेशन का, जो कि ओरल कैविटी का फंक्शन है। जब भी इन फंक्शंस को करते हुए आप ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का इंप्रेशन रिकॉर्ड करते हैं तो ऐसे इंप्रेशन को फंक्शनल इंप्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इंप्रेशन मटीरियल्स के लेक्चर में डिस्कस किया था
कि इम्प्रेशन किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं कि आपने इम्प्रेशन मटेरियल जो होता है उसे मिक्स करते हैं, आप ट्रे में लोड करते हैं और पेशेंट की अपर या लोअर आर्च का इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर देते हैं। और जब आप इम्प्रेशन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो पेशेंट ऐसा तो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लाइक मैस्टिकेशन का, चूइंग का, ईटिंग का। तो फंक्शनल इम्प्रेशन क्या होता है? ऐसा इम्प्रेशन होता है जो कि आप रिकॉर्ड करते हैं ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का जब वो फंक्शन में होते हैं, यानी कि जब वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उनका फंक्शन क्या होता है? मैस्टिकेशन, चूइंग, ईटिंग, स्पीकिंग, ये सारे जो हैं वो फंक्शन है ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ के। तो ये जो फंक्शनल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, उनमें से एक टेक्निक ये भी होती है कि टिश्यू कंडीशनर को यूज़ किया जाता है फंक्शनल इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। अब टिश्यू कंडीशनर किस तरह से फंक्शनल इम्प्रेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ये अब हम आगे के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक टिश्यू कंडीशनर की क्या आइडियल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो कि टिश्यू कंडीशनर की होनी चाहिए कि उसे सॉफ्ट रहना चाहिए, यानी कि जब भी आपने एक टिश्यू कंडीशनर को डेंचर की फिटिंग सरफेस में अप्लाई किया है तो उसे सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि जब तक वो डेंचर की फिटिंग सरफेस से प्रेजेंट है उसे सॉफ्ट रहना चाहिए, क्योंकि जब वो सॉफ्ट होगा तभी वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकेगा, वो मैस्टिकेटरी लोड को टॉलरेट कर सकेगा, कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, सारी फोर्सेस को खुद एब्जॉर्ब करेगा और जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज़ होंगे उन्हें जो है वो हील होने का टाइम मिलेगा या वो हील हो सकेंगे, क्योंकि वो फोर्सेस जो टिश्यू कंडीशनर होगा वो उन पे ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। तो इसलिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट टिश्यू कंडीशनर की होती है कि जब तक वो डेंचर की फिटिंग सरफेस पे हैं उन्हें सॉफ्ट रहना चाहिए, उनकी सॉफ्टनेस को मेंटेन रहना चाहिए। दूसरी जो रिक्वायरमेंट होती है टिश्यू कंडीशनर की वो ये होती है कि उनको रिजिलिएंट होना चाहिए। रिजिलिएंट होने का मतलब क्या है? रिजिलियंस की प्रॉपर्टी हमने पहले भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस की है कि रिजिलियंस जो है वो क्या होती है कि मैक्सिमम एनर्जी, यानी कि एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच अ मटीरियल कैन एब्जॉर्ब अप टू इट्स इलास्टिक लिमिट, यानी कि इलास्टिक लिमिट तक मटीरियल जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उससे उसकी रिजिलियंस का पता चलता है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक मटीरियल को रिजिलियंट होना चाहिए तो इसका मतलब ये होता है कि उस मटीरियल के अंदर ये एबिलिटी हो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता हो बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए। तो इसीलिए ये जो टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं इन्हें सॉफ्ट रहना चाहिए जब तक वो डेंचर की फिटिंग सरफेस पे है, दूसरा उन्हें रिजिलिएंट भी होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या फोर्सेस या लोड को एब्जॉर्ब कर सकें बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए हुए। तो इसलिए टिश्यू कंडीशनर्स को सॉफ्ट होना चाहिए और रिजिलिएंट होना चाहिए। और तीसरी जो टिश्यू कंडीशनर की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि जब आप टिश्यू कंडीशनर को फंक्शनल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होनी चाहिए, तभी वो फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड कर सकता है। क्योंकि फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करे कैसे रिकॉर्ड करेगा? ओरल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यूज़ का अगर इंप्रेशन रिकॉर्ड करना है, यानी कि उसका रेप्लिका प्रोड्यूस करना है, तो टिश्यू कंडीशनर को उसी शेप को अडेप्ट करना पड़ेगा जो कि सॉफ्ट टिश्यूज़ और हार्ड टिश्यूज़ की है, यानी कि उसे डिफॉर्म होना पड़ेगा। और हम ये सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि उसे सॉफ्ट टिश्यू को कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए रिजिलिएंट भी होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो परमानेंटली डिफॉर्म ना हो। तो यहाँ पे दो तरह के पॉइंट्स आ जाते हैं, यानी कि एक पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है टिश्यू कंडीशनर का, कि टिश्यू कंडीशनर को सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि जब भी आप टिश्यू कंडीशनर को डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं और जब तक वो वहाँ पर है उससे वहाँ पे सॉफ्ट रहना चाहिए, ताकि तभी वो कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, तभी ओरल मिकोजा को या ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ को हील होने का टाइम मिलेगा। लेकिन कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए एक और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसे रिजिलिएंट होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या फोर्स को एब्जॉर्ब कर सके बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए हुए। लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि जो टिश्यू कंडीशनर होते हैं उन्हें फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये फंक्शनल इंप्रेशन भी रिकॉर्ड करते हैं ओरल टिश्यूज़ का। तो फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि इनमें एक सर्टेन डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि ये ओरल टिश्यूज़ को रिकॉर्ड कर सकें, रेप्लिकेट कर सकें, जो कि समझ में आता है कि कैसे रेप्लिकेट करेगा, उसकी शेप को कैसे अडेप्ट करेगा परमानेंटली डिफॉर्म होके।
तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट तो हमने डिस्कस कर ली कि ये होनी चाहिए। टिश्यू कंडीशनर इन रिक्वायरमेंट को किस तरह से फुलफ़िल करता है, यानी कि फंक्शनल इंप्रेशन भी रिकॉर्ड करता है और कुशनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, जबकि दोनों बिल्कुल वाइस वर्सा शो हो रहे हैं कि रिजिलियंट भी हो और फंक्शनल इंप्रेशन के लिए ये रिक्वायरमेंट है कि परमानेंट डिफॉर्मेशन भी हो इसमें। तो बिल्कुल डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है दोनों की, लेकिन टिश्यू कंडीशनर इन दोनों को फुलफ़िल करता है। और वो किस तरह से करता है ये हम प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में अभी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि टिश्यू कंडीशनर्स क्या होते हैं। बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है ताकि सॉफ्ट टिश्यू जो है वो हील कर सकें, रिकवर कर सकें। और उसके साथ साथ टिश्यू कंडीशनर जो होते हैं वो फंक्शनल इंप्रेशन भी रिकॉर्ड करते हैं ओरल टिश्यूज़ का। और वो किस तरह से करते हैं ये अभी हम आगे जाके जो है वो प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं टिश्यू कंडीशनर की कॉम्पोजिशन पे। टिश्यू कंडीशनर को भी डिस्पेंस किया जाता है पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में। पाउडर में प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर बीड्स। यूजली जो पॉलीमर बीड्स यूज़ किए जाते हैं वो है पॉलीइथाइल मिथैक्रिलेट, यानी कि इनमें यूज़ किया जाता है हायर मिथैक्रिलेट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि टिश्यू कंडीशनर हमें कैसा चाहिए होता है, सॉफ्ट चाहिए होता है। जो हायर मिथैक्रिलेट्स होते हैं उनका लो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है, इसलिए ये सॉफ्ट होते हैं। तो इसलिए इसके पाउडर में जो पॉलीमर बीड्स प्रेजेंट होते हैं वो पॉलीइथाइल मिथैक्रिलेट होते हैं। और लिक्विड में दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, सॉल्वेंट होता है और प्लास्टिसाइज़र होता है। सॉल्वेंट यूजली इथाइल अल्कोहल होता है और प्लास्टिसाइज़र यूजली होता है ब्यूटाइल ग्लाइकोलेट होता है। तो जो टिश्यू कंडीशनर की सॉफ्टनेस होती है, क्योंकि अभी हमने रिक्वायरमेंट में डिस्कस किया कि टिश्यू कंडीशनर्स को सॉफ्ट होना चाहिए, उनमें रिजिलियंस होनी चाहिए, यानी कि इलास्टिसिटी होनी चाहिए। तो जो सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी होती है टिश्यू कंडीशनर की वो डिपेंड करती है कि कौन सा प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया गया है और सॉल्वेंट और प्लास्टिसाइज़र का प्रोपोर्शन क्या है। इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है टिश्यू कंडीशनर की सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी, यानी कि सॉफ्टनेस और इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड कर रही है कि सॉल्वेंट और प्लास्टिसाइज़र का प्रोपोर्शन क्या है और कौन सा प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है कि टिश्यू कंडीशनर सेट किस तरह से होता है, उसका सेटिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। क्योंकि हम देख सकते हैं टिश्यू कंडीशनर की कॉम्पोजिशन में कि इनमें तो कोई भी मोनोमर प्रेजेंट नहीं है, तो यानी कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये किस तरह से सेट होते हैं, कोई इनिशिएटर भी नहीं है, कोई मोनोमर भी नहीं है। तो टिश्यू कंडीशनर का जो सेटिंग प्रोसेस होता है वो इंटायरली फिजिकल प्रोसेस होता है। जैसे ही पाउडर और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो जो पाउडर, यानी पाउडर में जो स्मॉल पॉलीमर बीड्स होती हैं वो डिज़ोल्व हो जाती हैं सॉल्वेंट में, और जो लार्जर पॉलीमर बीड्स होती हैं वो क्या करती हैं कि सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सॉल्वेंट क्या कैरी कर रहा होता है, प्लास्टिसाइज़र। तो जो लार्जर पॉलीमर बीड्स होती हैं ये सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं अलोंग साइड द प्लास्टिसाइज़र। तो जो फाइनल सेट स्ट्रक्चर होता है टिश्यू कंडीशनर का वो किस तरह से होता है कि ये जो स्वेल पॉलीमर बीड्स होती हैं, यानी कि ऐसी पॉलीमर बीड्स जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया होता है सॉल्वेंट को अलोंग साइड द प्लास्टिसाइज़र, ये एम्बेड हुई हुई होती हैं मैट्रिक्स में। और वो मैट्रिक्स किसका बना हुआ होता है, वो पॉलीमर जो कि डिज़ोल्व हो गया होता है सॉल्वेंट प्लास्टिसाइज़र के मिक्सचर में। यानी कि जो फाइनल टिश्यू कंडीशनर का सेट स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह का होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें जो स्वेल पॉलीमर बीड्स होते हैं जिन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया था सॉल्वेंट को अलोंग साइड द प्लास्टिसाइज़र वो एम्बेड हुए होते हैं मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलीमर जो कि डिज़ोल्व हो गए थे सॉल्वेंट प्लास्टिसाइज़र मिक्सचर में। आई होप कि यहाँ पे आपको सेट टिश्यू कंडीशनर का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि टिश्यू कंडीशनर किस तरह से सेट होता है। तो जो फाइनल सॉफ्टनेस होती है टिश्यू कंडीशनर की वो तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक तो हायर मिथैक्रिलेट, यानी कि पाउडर में कौन सा हायर मिथैक्रिलेट की पॉलीमर बीड्स बनाई गई हैं उस पर, और फिर कितना अमाउंट प्लास्टिसाइज़र और सॉल्वेंट का यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड कर रही होती है टिश्यू कंडीशनर की सॉफ्टनेस। अब डिस्कस करते हैं कि किस तरह से टिश्यू कंडीशनर को मैनिपुलेट किया जाता है, यानी कि किस तरह से टिश्यू कंडीशनर को मिक्स करते हैं और डेंचर की सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो ये जो टिश्यू कंडीशनर को डेंचर की सरफेस पे अप्लाई करने का प्रोसीजर भी चेयर साइड परफॉर्म किया जाता है। और सबसे पहले जो है वो टिश्यू कंडीशनर को मिक्स करते हैं जो कि पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आता है, और फ्रेशली मिक्स जो टिश्यू कंडीशनर होता है उसे डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं और डेंचर को सीड करवा देते हैं पेशेंट के माउथ में।
डेंचर को पेशेंट के माउथ में सीट करवाने के बाद आप उसे अलाउ करते हैं कि वो सेट हो जाए। और एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि जो टिश्यू कंडीशनर की थिकनेस है वो भी आपने मेंटेन रखनी होती है, और मेक श्योर करना होता है कि इतनी थिकनेस भी रखें टिश्यू कंडीशनर की कि और डेंचर की हाइट भी इंक्रीज़ ना हो, यानी कि टिश्यू कंडीशनर की यूनिफॉर्म थिकनेस और डेंचर भी इसमें, जो कि डेंचर की हाइट की इंक्रीज़ किए बगैर अचीव हो जाए। तो सेटिंग होने के बाद आप डेंचर की फिटिंग सरफेस को देखते हैं और मेक श्योर करते हैं कि टिश्यू कंडीशनर की एक यूनिफॉर्म लेयर जो है वो फिटिंग सरफेस पे बन गई है। अगर बन गई होती है तो आप पेशेंट को डेंचर दोबारा से सीट करवाते हैं और उससे जो है वो घर भेज देते हैं और 2 से 3 दिन के बाद बुलाते हैं। 2 से 3 दिन के बाद बुलाने का एम ये होता है कि अभी हम प्रॉपर्टीज़ में भी डिस्कस करेंगे कि टिश्यू कंडीशनर की जो मैक्सिमम लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन की होती है। 2-3 दिन की क्यों होती है, 2 से 3 डेज़ की, ये अभी हम आगे प्रॉपर्टीज़ के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो 2 से 3 दिन के बाद पेशेंट को बुलाते हैं और देखते हैं, चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू जो है वो रिकवर हो गई है, हीलिंग हो गई है, और उसी की बेस पे जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड करते हैं। अब आ जाते हैं टिश्यू कंडीशनर की प्रॉपर्टीज़ पे। टिश्यू कंडीशनर जो होते हैं वो इनिशियली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और ये विस्को इलास्टिक होते हैं। यहाँ पे अब हम बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं कि टिश्यू कंडीशनर जो हैं वो इनिशियली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और विस्को इलास्टिक होते हैं। विस्को इलास्टिक मटीरियल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि विस्को इलास्टिक मटीरियल्स वो मटीरियल्स होते हैं जिन पे अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, और जब आप फोर्स रिमूव कर देते हैं तो उनमें कुछ जो है वो इलास्टिक रिकवरी होती है और कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाते हैं। और विस्को इलास्टिक के हमने 3 मॉडल्स भी, मैक्सवेल मॉडल, वॉर्ट मॉडल और यूनिवर्सल मॉडल जो था वो पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने कि विस्को इलास्टिक मटीरियल्स किस किस तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट समझने का ये है कि टिश्यू कंडीशनर का हमने डिस्कस किया था कि टिश्यू कंडीशनर ने 2 फंक्शन मेन परफॉर्म करने होते हैं। एक तो उसने टिश्यू कंडीशनर का जो अपना फंक्शन है कि उसने सॉफ्ट टिश्यू को कुशन प्रोवाइड करना होता है, सॉफ्ट टिश्यू की हीलिंग को प्रमोट करना होता है कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करके, एक तो वो परफॉर्म करना होता है उसने, और दूसरा उसने फंक्शनल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना होता है। और हमने ये रिक्वायरमेंट्स में पढ़ा था कि टिश्यू कंडीशनिंग यानी कि सॉफ्ट टिश्यू पे कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने के लिए टिश्यू कंडीशनर में क्या होना चाहिए, रिजिलियंस होनी चाहिए, यानी कि उसके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो फोर्सेस को टॉलरेट कर सके बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए। और दूसरा जो फंक्शन हमने पढ़ा था टिश्यू कंडीशनर का वो ये था कि उसे फंक्शनल इम्प्रेशन रिकॉर्ड करना चाहिए। और फंक्शनल इम्प्रेशन कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए टिश्यू कंडीशनर को, परमानेंटली डिफॉर्म होके। तो दोनों की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग थी। एक ही मटेरियल ने फंक्शन परफॉर्म करना है, यानी कि उसने जो है वो सॉफ्ट टिश्यू को भी हील करवाना है, यानी कि उसे भी कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करना है और फंक्शनल इम्प्रेशन भी रिकॉर्ड करना है। दोनों की रिक्वायरमेंट्स से बिल्कुल अलग अलग हैं। कुशनिंग इफेक्ट के लिए उसमें रेजिलियंस होनी चाहिए और फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड करने के लिए उसे परमानेंटली डिफॉर्म होना चाहिए। तो टिश्यू कंडीशनर ये वाला फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, ये दोनों फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, ये पॉसिबल हो पाता है इसकी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इसकी विस्को इलास्टिक नेचर की वजह से। यानी कि टिश्यू कंडीशनर जो होते हैं वो विस्को इलास्टिक होते हैं, यानी कि ये वो मटीरियल्स होते हैं जिनमें इलास्टिक रिकवरी होती है लेकिन कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन इनमें रह जाती है। तो अब समझते हैं कि टिश्यू कंडीशनर सॉफ्ट टिश्यू को कुशनिंग इफेक्ट कैसे प्रोवाइड करते हैं और साथ में फंक्शनल इंप्रेशन किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि टिश्यू कंडीशनर को डेंचर पे किस तरह से अप्लाई किया जाता है चेयर साइड, कि आपने फिटिंग सरफेस पे टिश्यू कंडीशनर को अप्लाई किया, उसे सेट होने दिया, फिर आपने सेट होने के बाद मेक श्योर किया कि उसकी यूनिफॉर्म थिकनेस बन गई है फिटिंग सरफेस पे। वो अगर आपने मेक श्योर कर लिया कि हाँ यूनिफॉर्म सरफेस थिकनेस बन गई है उसकी फिटिंग सरफेस पे, तो आपने पेशेंट को डेंचर दे दिया, पेशेंट ने दोबारा से डेंचर लगा लिया और फिर आप उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। फिर पेशेंट जो है वो डेंचर के साथ जो है वो चला जाता है, डेंचर जो है वो आप उसे प्रोवाइड कर देते हैं टिश्यू कंडीशनर लगा के। तो टिश्यू कंडीशनर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि 24 से 36 आवर्स यानी कि 2 से 3 दिन तक उसमें जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है कि उसे आप मोल्ड कर सकते हैं, वो अपनी शेप को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है अपनी विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से। यानी कि जब भी मैस्टिकेटरी फोर्सेस, क्योंकि आप दिन भर में कितनी बार मैस्टिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो जब भी मैस्टिकेशन का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब भी मैस्टिकेटरी फोर्स आती है, तो जो टिश्यू कंडीशनर होता है वो अपनी विस्को इलास्टिक नेचर की वजह से क्या करता है
कि जब भी मैस्टिकेटरी फोर्सेस आती हैं वो उससे टॉलरेट करता है और अपने आप को परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होने देता, यानी कि उसमें 90% तक इलास्टिक रिकवरी हो जाती है। लेकिन जब भी जितनी बार भी उस पर फोर्स लगेगा, टिश्यू कंडीशनर पे जितनी बार भी आके स्ट्रेस लगेगा, उसमें 90 या 95% रिकवरी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाता है क्योंकि ये विस्को इलास्टिक है टिश्यू कंडीशनर, यानी कि इसमें जो 95-98% जो इलास्टिक रिकवरी हो रही है उसकी वजह से ये कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर रहा है, ये परमानेंटली डिफॉर्म नहीं हो रहा ज़्यादा। लेकिन हर फोर्स की साइकिल के बाद एक हल्की सी परमानेंट डिफॉर्मेशन इसमें हो जाती है। और वो जो ये परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है टिश्यू कंडीशनर, तो वो किस शेप को अडेप्ट कर रहा है? ओरल टिश्यूज़ की शेप को अडेप्ट कर रहा है, जिससे वो क्लोज कांटेक्ट में है। तो इसी विस्को इलास्टिक नेचर की वजह से ये टिश्यू कंडीशनर्स जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं? कुशनिंग इफेक्ट भी प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि जैसे ही फोर्स आ रही है वो उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और परमानेंटली डिफॉर्म भी नहीं हो रहा, और सॉफ्ट टिश्यू को जो है वो हील करने का, और सॉफ्ट टिश्यू को हील होने दे रहा है, सॉफ्ट टिश्यू हील हो रहा है उसकी वजह से। लेकिन क्या हो रहा है कि हर फोर्स की साइकिल के बाद थोड़ी सी, यानी कि 2% 3% परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रही है, और वो परमानेंट डिफॉर्मेशन आपका फंक्शनल इंप्रेशन रिकॉर्ड कर रही है, क्योंकि टिश्यू कंडीशनर अगर डिफॉर्म हो रहा है तो वो किससे क्लोज कांटेक्ट में? ओरल टिश्यू से, और वो उसी ओरल टिश्यू की शेप को अडेप्ट करता है। तो यही प्रॉपर्टी जो है वो टिश्यू कंडीशनर की जब भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, क्योंकि टिश्यू कंडीशनर विस्को इलास्टिक होते हैं, इसी वजह से ये सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग भी होने देते हैं, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू हीलिंग को भी प्रमोट करते हैं और फंक्शनल इंप्रेशन को भी रिकॉर्ड करते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इनका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो 0.05 मेगापास्कल होता है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। टिश्यू कंडीशनर्स की अभी मैंने आपको डिस्कस किया, अभी बताया था, पहले ही हमने डिस्कस किया कि टिश्यू कंडीशनर्स की लाइफ जो होती है वो 2 से 3 दिन होती है, 2 से 3 डेज़ होती है मैक्सिमम। वो किस वजह से? कि टिश्यू कंडीशनर परमानेंटली सॉफ्ट नहीं रहते, क्योंकि अल्कोहल और प्लास्टिसाइजर जो कि टिश्यू कंडीशनर को सॉफ्ट बनाते हैं, ये स्लोली लीच आउट हो रहे होते हैं, स्लाइवा में लीच आउट हो रहे होते हैं, यानी कि जो टिश्यू कंडीशनर होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और अल्कोहल और प्लास्टिसाइजर को जो है वो लीच आउट कर रहा होता है। और जैसे जैसे अल्कोहल और प्लास्टिसाइजर लीच आउट हो रहे होते हैं, ये जो टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, कुछ मटीरियल्स हो सकता है कि 2 से 3 दिन में, कुछ फ्यू डेज़ लेते हैं, कुछ फ्यू वीक्स लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली सारे टिश्यू कंडीशनर ही हार्ड हो जाते हैं। और जो मटीरियल इनिशियली जितना सॉफ्ट होता है वो उतना जल्दी हार्ड होता है। और यूजुअली मेजॉरिटी जो टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं उनकी मैक्सिमम लाइफ जो है वो 2 से 3 डेज़ होती है। इसलिए पेशेंट का जब भी इल फिटिंग डेंचर की वजह से सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ हुआ होता है, ट्रॉमेटाइज हुआ हुआ होता है, तो हर 2 से 3 दिन पे पेशेंट को बुलाया जाता है और टिश्यू कंडीशनर को रीअप्लाई किया जाता है, इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि 2 से 3 दिन के बाद टिश्यू कंडीशनर जो है वो सॉफ्ट नहीं रहता, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि अल्कोहल और प्लास्टिसाइजर की लीच आउट होने की वजह से वो हार्ड हो जाता है। और उसके बाद जो है टिश्यू कंडीशनर्स जो है वो नॉन इरिटेंट होते हैं, क्योंकि इनमें कोई भी, इनके लिक्विड कंपोनेंट में कोई भी एक्रेलिक मोनोमर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता, तो इसलिए टिश्यू कंडीशनर्स जो है वो नॉन इरिटेंट होते हैं और बायोकम्पैटिबल होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स। अभी हमने डिस्कस किया था टिश्यू कंडीशनर्स को, तो ये जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं ये बहुत हद तक सिमिलर होते हैं टिश्यू कंडीशनर से, यानी कि इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है और इनकी जो मैनिपुलेशन है ये बिल्कुल सिमिलर है टिश्यू कंडीशनर की तरह। इनका जो डिफरेंस आता है टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल का टिश्यू कंडीशनर से, वो कहाँ पर आता है कि इनकी कॉम्पोजिशन और मैनिपुलेशन तो सेम है, तो डिफरेंस कहाँ पर आता है कि जैसे ही ये मटीरियल सॉफ्ट होते हैं, ये जो टेम्परेरी लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं ये इमीडिएटली या फ़ौरन इनिशियली इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होते जितना टिश्यू कंडीशनर्स होते हैं, लेकिन ये अपनी सॉफ्टनेस को रिटेन करते हैं काफ़ी अर्से तक, 1 to 2 मंथ्स जो है वो इनको लगते हैं हार्डन होने में। टिश्यू कंडीशनर का हमने क्या डिस्कस किया था कि वो 2 से 3 दिन में हार्डन हो जाते हैं, उनकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग, ये जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं ये अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन रखते हैं ज़्यादा लंबे अरसे तक, 1 to 2 मंथ्स तक। और ये भी जो आपके पास टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं ये भी विस्को इलास्टिक इन नेचर होते हैं, जब भी ये आपके पास फंक्शनल इंप्रेशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और क्वेश्चनिंग इफेक्ट भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ये जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स हैं इनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिप्लेसमेंट टिश्यू कंडीशनर की तरह नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये अपनी सॉफ्टनेस को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो है वो मेंटेन करके रख रहे होते हैं।
इनकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी कि टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। एक तो इन्हें यूज़ किया जाता है ऑल्टरनेटिव टू टिश्यू कंडीशनर, यानी कि ऐसे पेशेंट पे यूज़ करते हैं टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल जिनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो हर 2 से 3 दिन में आके फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट करवा सकें टिश्यू कंडीशनर की, तो ऐसे पेशेंट को टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स जो हैं वो दिए जाते हैं। फिर जो है वो टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स दिए जाते हैं इल फिटिंग डेंचर्स की फिट को भी इम्प्रूव करने के लिए, टेम्प्रेरी फिट को इम्प्रूव करने के लिए भी दिए जाते हैं टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स। दूसरा, ये जो टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं इन्हें डायग्नोस्टिक टूल या डायग्नोस्टिक एड के तौर पे भी यूज़ किया जाता है ऐसे पेशेंट्स के लिए जिन्हें आपने परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल देना होता है। यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्हें आपने परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल देना होता है उन्हें इनिशियली आप क्या करते हैं कि टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल से उनकी डेंचर की फिटिंग सरफेस को जो है वो लाइन करते हैं, ताकि आप देखते हैं कि ऐसे पेशेंट को वाकई में जो है वो सॉफ्ट लाइनिंग देने से फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए कंफर्टेबल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर पेशेंट को टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल से कंफर्टेबल रहता है या वो उसे आराम से टॉलरेट कर सकता होता है, उससे फ़ायदा होता है, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को जो है वो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल दिया जाता है। टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल जिन पेशेंट को भी दिया जाता है उन्हें बताया जाता है कि उन्हें केयर करनी है डेंचर क्लिनजर को सिलेक्ट करते हुए, क्योंकि अगर उन्होंने ऑक्सीजनेटिंग टाइप के डेंचर क्लिनजर्स यूज़ कर लिए तो उसका नुकसान क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजनेटिंग टाइप के क्लिनजर्स होते हैं ये डिग्रेड कर देते हैं और पिट बना देते हैं लाइनिंग सरफेस पे, यानी कि जो सॉफ्ट लाइनिंग सरफेस आपने दी हुई होती है उसे डिग्रेड करते हैं और उस पर पिटिंग कर देते हैं, उसमें पोर्स बना देते हैं। तो इसलिए पेशेंट को एडवाइस करना होता है कि वो डेंचर क्लिनजर्स जो हैं वो बहुत ही एहतियात से या बहुत ही प्रिकॉशन के साथ जो हैं वो यूज़ करें और सेलेक्ट करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो हमें क्लियर करनी है कि टिश्यू कंडीशनर और टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनर्स मटेरियल काफ़ी हद तक सिमिलर होते हैं। जो मेन डिफरेंस होता है दोनों का वो यही होता है कि जो टिश्यू कंडीशनर होती हैं उनकी लाइफ 2 से 3 डेज़ होती है, यानी कि 2 से 3 डेज़ के बाद आपने टिश्यू कंडीशनर को रिप्लेस करना होता है। और टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स का जो होता है वो अपनी सॉफ्टनेस को थोड़ा ज़्यादा देर तक जो है वो रिटेन रखते हैं, लाइक 1 to 2 मंथ्स तक रिटेन रखते हैं, लेकिन इवेंचुअली टिश्यू कंडीशनर और टेम्प्रेरी सॉफ्ट लाइनर्स दोनों जो है वो हार्डन हो जाते हैं। और जब ये हार्डन हो जाते हैं तो क्या होता है कि जो फिटिंग सरफेस होती है डेंचर की वो रफ़ हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, जिसकी वजह से जो बीनीथ द डेंचर जो सॉफ्ट टिश्यू मिकोजा है वो डैमेज भी हो सकता है, ट्रॉमेटाइज भी हो सकता है। और फिटिंग सरफेस के रफ़ होने की वजह से, इरेगुलर होने की वजह से वहाँ पे कैंडिडा की जो है वो कोलोनाइजेशन हो सकती है, ग्रोथ हो सकती है और डेंचर एसोसिएटेड जो इन्फेक्शंस होते हैं वो प्रमोट हो सकते हैं, उनके इंक्रीज़ उनके होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए एडवाइस किया जाता है कि डेंचर्स को ओवरनाइट सोक करें डाइल्यूट सोडियम हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में, तो इनकी वजह से ये जो कैंडिडा रिलेटेड जो इन्फेक्शंस के रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं तीसरी कैटेगरी जो कि है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स। परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है। ये बहुत ही सॉफ्ट मटीरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और इन्हें प्रोवाइड किया जाता है उन पेशेंट को जो कि हार्ड डेंचर बेस को टॉलरेट नहीं कर सकते या जो कि हार्ड डेंचर बेस इनके लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है। ये स्पेशली उन पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाता है जिनकी एल्विलर रिज, जिनकी मैंडिबुलर एल्विलर रिज जो है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती है और वो कवर हुई होती है बहुत ही थिन म्यूकोसा से। तो जब ऐसी एल्विलर रिज पे डेंचर दिया जाता है, हार्ड डेंचर बेस लगाई दी जाती है और जब उस डेंचर बेस पे फोर्स ट्रांसफ़र होती है, उस डेंचर बेस पे फोर्स लगती है और वो फोर्स ट्रांसफ़र होकर थिन म्यूकोसा पे जाती है तो वो पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो ऐसे डेंचर बेस की अगर फिटिंग सरफेस पे परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल को अप्लाई कर दिया जाए तो वो जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल होते हैं वो सॉफ्ट कुशन प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्ट टिश्यू को डिस्कम्फर्ट नहीं होने देते, पेन नहीं होने देते और पेशेंट की डेंचर से रिलेटेड एक्सेप्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं। तो यानी कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और उन पेशेंट्स की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया जाता है जो कि हार्ड डेंचर बेस को टॉलरेट नहीं कर सकते या जिनके लिए हार्ड डेंचर बेस बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होती है किसी भी रीज़न की वजह से।
मोस्टली यही होता है कि जब एल्वियोलर रिच इरेगुलर हो और कवर हुई भी हो बहुत ही थिन म्यूकोजा से, तो हार्ड डेंचर बेस पे जो भी फोर्स लगती है वो जब ट्रांसफ़र होती है इस थिन म्यूकोजा पे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए पेनफुल एक्सपीरियंस होता है। तो इसलिए ये परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स ऐसे डेंचर्स की फिटिंग सरफेस पे दिए जाते हैं ताकि वो कुशन के तौर पे एक्ट करें और पेशेंट को हार्ड डेंचर बेस जो है वो टॉलरेट करना आसान हो जाए इस परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग की लेयर की वजह से। अब डिस्कस करते हैं कि जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, यानी कि उनकी आइडियली क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं इन्हें परमानेंटली सॉफ्ट होना चाहिए, यानी कि ये जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स हैं इन्हें आप डेंचर की फिटिंग सरफेस पे लगा रहे हैं तो इन्हें तब तक सॉफ्ट रहना चाहिए जितनी डेंचर की लाइफ हो इतनी इनकी भी लाइफ होनी चाहिए, यानी कि जब तक डेंचर यूज़ कर रहा है पेशेंट तब तक इनको जो है वो सॉफ्ट रहना चाहिए, यानी कि इनको भी परमानेंटली सॉफ्ट होना चाहिए आइडियली फॉर द लाइफ ऑफ द डेंचर, यानी जितनी डेंचर की लाइफ है उतनी इनकी लाइफ भी होनी चाहिए। जब तक डेंचर पेशेंट यूज़ कर रहा है तब तक इन्हें जो है वो सॉफ्ट रहना चाहिए। और ये कि इनको इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं इन्हें इलास्टिक होना चाहिए, यानी कि जब ये इलास्टिक होंगे तो ये क्या कर सकते हैं कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्स है, मैस्टिकेटिव फोर्स है, लोड है, इसे टॉलरेट कर सकते हैं बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए और डिस्टॉर्ट हुए, यानी कि वो परमानेंटली डिफॉर्म और डिस्टॉर्ट भी नहीं होंगे और फोर्सेस को टॉलरेट भी करेंगे, इसलिए इन्हें इलास्टिक होना चाहिए। इनकी डेंचर बेस से स्ट्रॉन्ग एडिशन होनी चाहिए, इन्हें नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए और किसी भी किस्म की बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ को प्रमोट नहीं करना चाहिए। इनकी हाई ड्यूरेबिलिटी डिमांड होती है, यानी कि इनकी हायर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू टिश्यू कंडीशनर्स और टेम्पररी लाइनर्स, क्योंकि आप ये जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं इन्हें लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इन मटीरियल्स की हायर ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो आइडियली परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स के पास ये प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए या उनकी ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि डेंटिस्ट्री में परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं या डेंटिस्ट्री में कौन से परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स अवेलेबल हैं। तो डेंटिस्ट्री में 3 तरह के सॉफ्ट लाइनर्स या डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स या परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। एक है एक्रेलिक, दूसरा है सिलिकॉन और तीसरा है पॉलीफॉस्फेजीन। एक्रेलिक में कोल्ड क्योर एक्रेलिक भी यूज़ होता है और हीट क्योर भी यूज़ होता है। सिलिकॉन में भी आपके पास हीट क्योर आते हैं और कोल्ड क्योर आते हैं। सिलिकॉन में कोल्ड क्योर की फर्दर 2 टाइप होती है, एक कंडेंसेशन क्योरिंग टाइप होती है और एक एडिशन क्योरिंग टाइप होती है। और तीसरी जो डेंचर सॉफ्ट लाइनर्स या परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की टाइप है वो है पॉलीफॉस्फेजीन, यानी कि डेंटिस्ट्री में 3 तरीके के परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल यूज़ हो रहे हैं, एक है एक्रेलिक और एक है सिलिकॉन और एक है पॉलीफॉस्फेजीन। तो अब हम इन तीनों मटेरियल्स को 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की कैटेगरी में सबसे पहला जो मटेरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्रेलिक। कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स भी यूज़ होते हैं और हीट क्योर एक्रेलिक लाइनर्स भी यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स को। जो कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स होते हैं इन्हें परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग की कैटेगरी में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्पररी होते हैं। ये या तो मैक्सिमम विद इन वीक्स या फिर विद इन मंथ्स जो है वो ये हार्ड हो जाते हैं, इसलिए इन्हें रेगुलर या फ्रीक्वेंट रिप्लेसमेंट की जो है वो नीड होती है। कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स का जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये होता है कि इन्हें चीयर साइड जो है वो आप डेंचर पे अप्लाई कर सकते हैं इन लाइनर्स को। ये इनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इनका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी ये है कि ये टेम्परेरी होते हैं, विद इन वीक्स या विद इन मंथ्स जो हैं वो ये हार्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फ्रिक्वेंटली या रेगुलर जो है वो रिप्लेस करना होता है। अब आ जाते हैं हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स पे। हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स को लेबॉर्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, यानी कि डेंचर के फिटिंग सरफेस पे अप्लाई करने के लिए ये काम जो है, यानी कि हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स को डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई करने के लिए लेबॉर्ट्री में ये वाला फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, लेबॉर्ट्री में ये वाला प्रोसेस किया जाता है। और ये किया जाता है जैसे ही आप डेंचर को फैब्रिकेट करते हैं उसके फ़ौरन बाद जो है वो आप उसे लाइन कर देते हैं
इस हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर से। इनकी जो सॉफ्टनेस होती है वो किस तरीके से अचीव होती है कि हायर मिथैक्रिलेट्स यूज़ किए जाते हैं और प्लास्टिसाइज़र यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स भी पाउडर और लिक्विड की फॉर्म में आते हैं। पाउडर में प्रेजेंट होते हैं पॉलीइथाइल या पॉलीब्यूटाइल मिथैक्रिलेट बीड्स जो कि हायर मिथैक्रिलेट्स हैं, फिर उसमें पेरोक्साइड इनिशिएटर और पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और लिक्विड में प्रेजेंट होता है ब्यूटाइल मिथैक्रिलेट और प्लास्टिसाइज़र। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लास्टिसाइज़र और हायर मिथैक्रिलेट की वजह से ये जो हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। जब इन्हें पाउडर और लिक्विड को मिक्स कर लेते हैं, जब ये डो कंसिस्टेंसी में आ जाते हैं, तो उन्हें आप डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं एंड देन हीट क्योर कर देते हैं हार्ड एक्रेलिक डेंचर बेस पे जिस पे आपने इन्हें अप्लाई किया है। तो इस तरह से हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स को यूज़ किया जाता है डेंचर को परमानेंटली लाइन करने के लिए। फिर जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की कैटेगरी में दूसरा मटेरियल यूज़ होता है वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन भी दो तरह के होते हैं, हीट क्योरिंग होते हैं और कोल्ड क्योरिंग होते हैं। हीट क्योरिंग सिलिकॉन जो सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं उनको बिल्कुल सिमिलर टेक्निक, यानी कि जो कि अभी हमने हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर में डिस्कस की थी टेक्निक, बिल्कुल उसी टेक्निक से जो है वो इन हीट क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स को भी यूज़ किया जाता है। और ये जो हीट क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये सिंगल पेस्ट की फॉर्म में आते हैं, और उस पेस्ट में क्या प्रेजेंट होता है, पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन प्री पॉलीमर विथ विनाइल ग्रुप फॉर क्रॉस लिंकिंग। और उसके साथ जो है वो उसमें इनर्ट फिलर सिलिका प्रेजेंट होते हैं जो कि इसे पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी में लेकर आते हैं, और पर ऑक्साइड इनिशिएटर प्रेजेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है जब वो हीट से एक्सपोज होता है, और इस तरह से जो है वो क्रॉस लिंकिंग होती है इस पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन प्री पॉलीमर की। तो यानी कि हीट क्योर सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स भी जो होते हैं इन्हें बिल्कुल वैसे ही प्रोसेस किया जाता है जैसे कि हमने पढ़ा कि हीट क्योर एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स से, यानी कि ये सिंगल पेस्ट की फॉर्म में आते हैं। आप इन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई करते हैं, और जब हीट अप्लाई करते हैं तब इनमें जो है वो इनिशिएटर फ्री रेडिकल प्रोड्यूस करता है और क्रॉस लिंकिंग होती है पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन की, और ये सेट होते हैं। तो सिलिकॉन की कैटेगरी में सबसे पहला जो मटेरियल आ गया वो हीट क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स आ गए। फिर इसके साथ जो दूसरे सिलिकॉन यूज़ होते हैं परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के तौर पे वो हैं कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स। कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स की भी दो तरह की टाइप होती है, जैसे कि हमने इंप्रेशन मटेरियल में पढ़े थे ना सिलिकॉन रबर्स की दो टाइप, कंडेंसेशन क्योरिंग टाइप और एडिशन क्योरिंग टाइप। तो ये जो कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये बिल्कुल उन्हीं सिलिकॉन रबर्स की तरह ही हैं, और इनकी टाइप से बिल्कुल सेम है, कंडेंसेशन क्योरिंग और एडिशन क्योरिंग। यानी कि ये जो कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स हैं ये भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन्स और एक होते हैं एडिशन क्योरिंग सिलिकॉन्स, बिल्कुल जैसा कि हमने डेंटल इंप्रेशन मटीरियल्स में पढ़ा था। तो जो कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये डिस्पेंस किए जाते हैं पेस्ट और लिक्विड की फॉर्म में, जो कि हमने इंप्रेशन में भी डिस्कस किया था कि पेस्ट और लिक्विड में भी आते हैं और पेस्ट में भी आते हैं। तो लेकिन ये जो कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये पेस्ट और लिक्विड की फॉर्म में डिस्पेंस किए जाते हैं। पेस्ट में प्रेजेंट होता है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन और इनर्ट फिलर, और लिक्विड में प्रेजेंट होता है क्रॉस लिंकिंग एजेंट जो कि यूजली होता है टेट्रा इथाइल सिलिकेट, और कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, यूजली कोई टिन कंपाउंड होता है लाइक डाईब्यूटाइल टिन डाइलुरेट। जैसे ही पेस्ट और लिक्विड को मिक्स करते हैं तो ये जो कैटलिस्ट होता है, ये जो पॉलीमर होते हैं हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन, इनकी क्रॉस लिंकिंग करवाता है, इनकी चेन एक्सटेंशन करवाता है, और क्योंकि ये कंडेंसेशन टाइप के होते हैं तो इनमें अल्कोहल जो है वो रिलीज़ होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। जैसे जैसे पॉलीमर की यानी कि पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन की चेन एक्सटेंशन होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, वैसे वैसे मटेरियल जो है वो रबड़ी सॉफ्ट और इलास्टिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा कि हमने इंप्रेशन मटेरियल में जब सिलिकॉन रबर्स को डिस्कस किया था तो ये भी बिल्कुल उसी तरह सेम ही ये मटेरियल होते हैं, लेकिन इन्हें सॉफ्ट लाइनर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है यहाँ पे। कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन सॉफ्ट लाइनर्स की जो दूसरी टाइप होती है कंडेंसेशन क्योरिंग सिलिकॉन के बाद वो है एडिशन क्योरिंग सिलिकॉन्स। एडिशन क्योरिंग सिलिकॉन रिसेंटली जो है वो डेंटिस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं डेंचर सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स के तौर पे, और ये भी बिल्कुल सेम होते हैं इंप्रेशन मटीरियल की तरह, यानी कि ये भी दो पेस्ट की फॉर्म में आते हैं। दोनों पेस्ट में आपके पास क्या होता है, पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन फ्री पॉलीमर होता है। एक पेस्ट में जो होता है वो कुछ मिथाइल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं हाइड्रोजन से, और दूसरे पेस्ट में जो होता है वो कुछ मिथाइल ग्रुप जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं
विनाइल ग्रुप से, और इसका जो कैटलिस्ट होता है वो प्लैटिनम होता है। जैसा कि हमने इम्प्रेशन मटेरियल में डिस्कस किया था, जब दोनों कंपोनेंट्स को आपस में मिक्स करते हैं तो प्लैटिनम जो है वो कैटलाइज करता है, प्री पॉलीमर चेन की एक्सटेंशन और क्रॉस लिंकिंग होती है, और मटेरियल जो है वो सॉफ्ट इलास्टिक रबरी मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सेटिंग रिएक्शन होता है ये एडिशन टाइप का होता है, तो इसलिए इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती, तो ज़्यादा डायमेंशनली स्टेबल और ड्यूरेबल जो है वो सॉफ्ट लाइनिंग जो है वो फॉर्म होती है। और यहाँ पे एक और चीज़ समझने की नीड है कि कोल्ड क्यूरिंग सिलिकॉन्स रूम टेम्परेचर पे ही सेट होते हैं, लेकिन इन्हें डेंचर की सरफेस पे जो अप्लाई करने का काम है, यानी कि जो कोल्ड क्यूरिंग सिलिकॉन है इन्हें डेंचर की फिटिंग सरफेस पे जो अप्लाई किया जाता है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के तौर पे, तो ये लेबॉर्ट्री में किया जाता है। और लेबॉर्ट्री में किस तरह से किया जाता है कि जो डेंचर्स होते हैं जिन पे आपने सॉफ्ट लाइनर यानी कि कोल्ड क्योर सिलिकॉन की सॉफ्ट लाइनिंग को लगाना है या अप्लाई करना है, उन डेंचर्स पे कास्ट को पोर किया जाता है। कास्ट को पोर करने के बाद इन डेंचर्स को आर्टिकुलेटर पे माउंट कर देते हैं। आर्टिकुलेटर पे माउंट करने के बाद आप जो है वो डेंचर को सेपरेट कर लेते हैं, आर्टिकुलेटर से थोड़ा सा रिलीव करते हैं फिटिंग सरफेस को, यानी कि थोड़ा सा ट्रिम करते हैं डेंचर की फिटिंग सरफेस को, और जो भी आपने कोल्ड क्योर सिलिकॉन को मिक्स किया हुआ है उसे फिटिंग सरफेस पे अप्लाई कर देते हैं। डेंचर को दोबारा से कास्ट पे रिपोजिशन कर देते हैं और आर्टिकुलेटर को क्लोज कर देते हैं, यानी कि आर्टिकुलेटर को क्लोज कर देते हैं यानी कि डेंचर को अक्लूजन में लेकर आते हैं, एंड देन उसे जो है वो वैसे ही रहने देते हैं जब तक कि वो सेट ना हो जाए। तो इस तरह से कोल्ड क्योरिंग सिलिकॉन से डेंचर्स को लाइन किया जाता है। तो इस तरह से कोल्ड क्योर सिलिकॉन को प्रोसेस किया जाता है लेबॉर्ट्री में और अप्लाई किया जाता है डेंचर की फिटिंग सरफेस पे। इसके बाद जो तीसरा मटेरियल जो कि यूज़ होता है परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के तौर पे, वो है पॉलीफॉस्फेजीन फ्लोरो इलास्टोमर्स। ये न्यू टाइप के डेंचर सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स हैं और ये भी शीट फॉर्म में जो है वो सप्लाई किए जाते हैं और इन्हें बिल्कुल जो है वो वैसे ही मैनिपुलेट करते हैं जैसे हीट क्योर सिलिकॉन लाइनर्स को किया जाता है। इनको क्योर करते हैं या तो 74 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 आवर्स के लिए, या फिर 74 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2.4 आवर्स फॉलोड बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स। इन दोनों तरीके से क्योर कर सकते हैं, या तो पहले इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा ये जो उन्होंने बताया हुआ है उस तरीके से भी कर सकते हैं। हाउएवर इनकी कॉम्पोजिशन से रिलेटेड बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी अवेलेबल है। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ को। तो यहाँ पे जो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम एक रिक्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की हमने एक रिक्वायरमेंट डिस्कस की थी कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल को इलास्टिक होना चाहिए। इलास्टिक क्यों होना चाहिए कि यानी कि जब भी परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल पे फोर्स अप्लाई, क्योंकि डेंचर है मैस्टिकेटरी फोर्सेस लगेंगी, तो जब भी मैस्टिकेट तो इससे इलास्टिक इसलिए होना चाहिए परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स को कि जब भी फोर्स इस पे आके लगे या जब भी इस पे मैस्टिकेटरी फोर्स आए, कोई भी लोड आए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और लोड को जो है वो टॉलरेट कर सके बगैर परमानेंटली डिफॉर्म हुए या डिस्टॉर्ट हुए, ताकि जो अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उन पे ये क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सके, वो फोर्सेस या लोड को ये सॉफ्ट टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र ना होने दे। तो यहाँ पे एक इन्होंने प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है कि जो एक्रेलिक सॉफ्ट लाइनर्स होते हैं ये रिटार्डेड इलास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, और जो सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेजीन होते हैं ये बिहेव करते हैं मोर इलास्टिकली, यानी कि परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल के तौर पे जो है वो बिहेव करते हैं। ये वाला पॉइंट हम एक ग्राफ पे समझते हैं ताकि आपको ये और बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसा कि हमने डिस्कस किया रिक्वायरमेंट में कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल को क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए। तो अभी प्रॉपर्टीज़ में इन्होंने मेंशन किया था कि जो सिलिकॉन्स होते हैं और पॉलीफॉस्फेजीन होते हैं ये इलास्टिक होते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक होते हैं वो रिटार्डेड इलास्टिक होते हैं। अब हम इस पॉइंट को समझेंगे इस ग्राफ के थ्रू। यहाँ पे दो ग्राफ शो हो रहे हैं। सबसे पहला ग्राफ जो शो हो रहा है वो शो कर रहा है एक ऐसा मटेरियल का बिहेवियर, यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल है जिस पे जो फोर्स लगाई गई है, तो जैसे ही फोर्स लगाई गई है मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव की है क्या हुआ है, इंस्टेंट और कंप्लीट रिकवरी हो गई है। तो जो सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेजीन होते हैं वो करते हैं जो कि इस ग्राफ में शो हो रहा है, यानी कि सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेजीन पे जब फोर्स लगती है आके
तो ये क्या करते हैं, ये परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव होती है दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप पे चले जाते हैं। लेकिन जो एक्रेलिक होते हैं वो बिहेव करते हैं, एक्रेलिक रेजिन्स वो बिहेव करते हैं इस सेकेंड ग्राफ की तरह। इस सेकेंड ग्राफ क्या शो कर रहा है कि जैसे ही मटेरियल पे यानी एक्रेलिक पे फोर्स लगती है ये डिफॉर्म होते हैं, लेकिन जैसे ही फोर्स रिमूव होती है तो इसके बाद इनकी इंस्टेंट रिकवरी नहीं होती, बल्कि स्लो और डिलेड रिकवरी होती है। यानी कि पूरी रिकवरी तो हो रही है लेकिन स्लो और डिलेड है, जिसे रिटार्डेड इलास्टिक भी कहा जाता है इस बिहेवियर को। क्योंकि ये जो एक्रेलिक होते हैं ये विस्को इलास्टिक मटीरियल्स होते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली विस्को इलास्टिक मटीरियल्स का होता है कि विस्को इलास्टिक मटीरियल्स के हमने 3 मॉडल्स पढ़े थे ना, मैक्सवेल, वॉर्ड और यूनिवर्सल मॉडल। तो वॉर्ड जो मॉडल था वो यही शो करता है आपके पास कि क्या होता है कि जब भी मटीरियल पे आप फोर्स लगा रहे हैं तो और वो परमानेंटली डिफॉर्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही फोर्स आप रिमूव कर रहे हैं तो स्लो और जो है वो स्लो रिकवरी होती है, यानी कि कंप्लीट हो जाती है लेकिन स्लो रिकवरी होती है। कुछ इंस्टेंट होती है, कुछ स्लो होती है, लेकिन कंप्लीट इंस्टेंट रिकवरी नहीं होती, जो कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, जो कि सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेसीन के साथ होती है। तो इसीलिए इस बिहेवियर को रिटार्डेड इलास्टिक भी कहा जाता है, यानी कि कंप्लीट इलास्टिक रिकवरी तो दे रहा है लेकिन क्या दे रहा है, स्लो और डिलेड रिकवरी है। तो हमने पढ़ा था कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स को इलास्टिक होना चाहिए, तो सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेसीन तो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, लेकिन जो एक्रेलिक रेजिन होते हैं ये रिटार्डेड इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनकी स्लो और डिलेड रिकवरी होती है। कंप्लीट रिकवरी तो ये भी दे देते हैं लेकिन स्लो और डिलेड होती है। अब डिस्कस करते हैं बाकी की प्रॉपर्टीज़ को परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स की। तो जो कोल्ड क्योर एक्रेलिक मटीरियल्स होते हैं, जितने भी मटीरियल्स हमने डिस्कस किए हैं, सिलिकॉन्स, पॉलीफॉस्फेसीन, इसमें जो कोल्ड क्योर एक्रेलिक मटीरियल्स होते हैं ये सबसे ज़्यादा सॉफ्टेस्ट होते हैं इनिशियली, लेकिन ये हार्डन भी सबसे ज़्यादा हो जाते हैं अल्कोहल और प्लास्टिसाइज़र की लीचिंग की वजह से। इसलिए इन्हें सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स को। और बाकी जो मटेरियल्स की जो सॉफ्टनेस होती है वो डिपेंड कर रही होती है ब्रांड टू ब्रांड, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, कौन सा प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया है, कितना प्लास्टिसाइज़र यूज़ किया है, इन सब पे डिपेंड करती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि जो कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स होते हैं ये बहुत जल्दी जो है वो हार्डन हो जाते हैं। हीट क्योर एक्रेलिक लाइनर्स जो होते हैं वो फ़ौरन तो हार्डन नहीं होते, यानी कि कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर्स के कंपैरिजन में देर से हार्डन होते हैं, लेकिन ये भी इवेंचुअली जो है वो हार्डन हो जाते हैं प्लास्टिसाइज़र की लीचिंग की वजह से ओरल फ्लूइड्स में। तो ये भी अपनी सॉफ्टनेस को बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो रिटेन नहीं रख सकते, यानी कि हीट क्योर एक्रेलिक लाइनर्स जो होते हैं वो अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन रखते हैं कोल्ड क्योर एक्रेलिक लाइनर से ज़्यादा, लेकिन स्टिल ये भी जाके इवेंचुअली जो है वो हार्डन हो जाते हैं प्लास्टिसाइज़र की लीचिंग की वजह से। सिलिकॉन मटीरियल्स यानी कि सिलिकॉन बेस्ड जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटीरियल्स होते हैं ये परमानेंटली सॉफ्ट रहते हैं, इलास्टिक रहते हैं, और तो ये वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से इनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो फर्दर रिड्यूस हो जाती है। लेकिन वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से एक और प्रॉब्लम ये होती है कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करते हैं। लेकिन सिलिकॉन मटीरियल्स एक्रेलिक के कंपैरिजन में ज़्यादा परमानेंटली सॉफ्ट रहते हैं और ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, जबकि एक्रेलिक जो है वो सिलिकॉन मटीरियल्स की कंपैरिजन में विस्को इलास्टिक है, यानी कि रिटार्डेड इलास्टिक है। इनमें डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ओवर टाइम जो है वो ज़्यादा होते हैं और ये हाई स्ट्रेस एरियाज से जो है वो फ्लो कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो क्वेश्चन की एबिलिटी होती है सॉफ्ट टिश्यू को क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करने की वो भी रिड्यूस हो जाती है। और जबकि ये प्रॉब्लम सिलिकॉन्स के साथ नहीं होती, सिलिकॉन्स अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं अपनी इलास्टिसिटी की वजह से, इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो परमानेंटली डिफॉर्म नहीं होते, ना ही फ्लो करते हैं हाई स्ट्रेस एरियाज से। जैसा कि हमने परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट में डिस्कस किया था कि डेंचर बेस और परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल के बीच में स्ट्रॉन्ग एडिशन के स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो जो एक्रेलिक होते हैं, चाहे वो हीट क्योर हो या सेल्फ क्योर हो, इनकी जो है वो बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है डेंचर बेस के साथ, चाहे वो डेंचर जो है वो न्यू डेंचर हो, यानी कि न्यू डेंचर बनाए हो, या कोई पुराना डेंचर हो जिस पे सॉफ्ट लाइनिंग अप्लाई करनी है। जो एक्रेलिक लाइनर्स होते हैं वो बहुत ही अच्छा बॉन्ड करते हैं न्यू डेंचर्स के साथ भी और ओल्ड डेंचर्स के साथ भी। और हीट क्योर्ड सिलिकॉन की भी बॉन्डिंग या एडिशन बहुत अच्छी होती है डेंचर बेस के साथ, लेकिन जो प्रॉब्लम आती है वो कोल्ड क्योर्ड सिलिकॉन्स के साथ आती है कि इनकी एडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती, पुअर एडिशन होती है डेंचर बेस के साथ।
इवन के मैन्युफैक्चरर जो हैं वो प्राइमर जो है वो सप्लाई करते हैं इसके साथ, ताकि कोल्ड क्योर सिलिकॉन की एडिशन को इम्प्रूव किया जा सके डेंचर बेस के साथ, लेकिन स्टिल इनकी एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। सिलिकॉन मटीरियल्स की एडिशन बहुत ज़्यादा अच्छी होती है अगर फ्रेशली क्योर एक्रेलिक पे इन्हें अप्लाई किया जाए तो, यानी कि कोल्ड क्योर सिलिकॉन को अगर फ्रेशली क्योर एक्रेलिक पे अप्लाई करें तब इनकी बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जो ओल्ड डेंचर्स होते हैं, जो बहुत पहले के सेट हुए हुए एक्रेलिक रेजिन्स होते हैं, उनके साथ सिलिकॉन, कोल्ड क्योर सिलिकॉन की बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। जो परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल होते हैं उनका जो क्वेश्चनिंग इफेक्ट है, यानी कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल जिसे आप डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई कर रहे हैं ताकि वो क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे, तो इसका जो क्वेश्चनिंग इफेक्ट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है उसकी थिकनेस पे, यानी कि परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल की एक एडिक्वेट थिकनेस होनी चाहिए, यूजली 2 से 3 mm की थिकनेस जो है वो होनी चाहिए ताकि ये इफेक्टिव कंफर्ट या इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसीलिए क्या होता है कि आपने जो एक्रेलिक डेंचर्स होते हैं, हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि एक्रेलिक डेंचर की भी एक पर्टिकुलर थिकनेस होनी चाहिए उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि जब आपने परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल देनी होती है तो उसकी थिकनेस भी आपको चाहिए होती है, तो उसकी थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए आप जो एक्रेलिक डेंचर की बेस होती है उसकी थिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। तो वो थिकनेस रिड्यूस होने की वजह से क्या होता है कि डेंचर ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ इतनी अच्छी नहीं रहती और उसमें फ्रैक्चर के चांसेस जो हैं वो एक्रेलिक डेंचर के इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि सॉफ्ट लाइनिंग की थिकनेस आपने एटलीस्ट 2 से 3 मिलीमीटर रखनी है ताकि वो इफेक्टिव क्वेश्चनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करे सॉफ्ट टिश्यू के लिए, जिसकी वजह से आपको जो हार्ड एक्रेलिक की डेंचर बेस है उसकी थिकनेस को रिड्यूस करना होता है, जो कि डेंचर को फ्लेक्सिबल बना देता है, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को वीकन कर देता है और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि ये जो सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं डेंचर क्लिनजर से, स्पेशली जो ऑक्सीजनेटिक टाइप के क्लिनजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो एक्रेलिक लाइनर्स होते हैं उनमें सरफेस फिटिंग करवा देते हैं, और जो ब्रशिंग बेस्ड जो क्लिनजर्स होते हैं ये सिलिकॉन लाइनर्स को लूजन कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ डेंचर क्लिनजर यूज़ करना होता है। और डेंचर क्लिनजर जो कि यूजली रिकमेंड किया जाता है सॉफ्ट लाइनर्स के साथ वो ये है कि डेंचर्स को सोक किया जाए ओवरनाइट डाइल्यूट हाइपोक्लोराइड के सोल्यूशन में। कोई भी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल चाहे वो एक्रेलिक हो, पॉलीफॉस्फेसीन हो या सिलिकॉन हो, ये ट्रूली परमानेंट नहीं होते, यानी कि पूरी डेंचर की लाइफ स्पैन तक एग्जिस्ट नहीं करते। यूजली जो है वो आपको पेशेंट को फॉलो अप पे रखना होता है और चेक करते रहना होता है कि कब जो है वो ये जो डेंचर की लाइनिंग है या परमानेंट लाइनिंग मटेरियल जो कि आपने डेंचर की फिटिंग सरफेस पे अप्लाई किया हुआ है कब ये इनइफेक्टिव हो गया और कब आपको इसे रिपीट करना पड़ेगा। अभी हमने 3 मटेरियल्स डिस्कस किए परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल में, एक्रेलिक, सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेसीन। एक्रेलिक में कोल्ड क्योर बहुत जल्दी हार्डन हो जाता है, हीट क्योर थोड़ा देर से होता है लेकिन इवेंचुअली वो भी हो जाता है। सिलिकॉन और पॉलीफॉस्फेसीन बहुत टाइम लेते हैं, बहुत देर तक अपनी सॉफ्टनेस को मेंटेन रखते हैं लेकिन इवेंचुअली ये भी हार्ड होते ही होते हैं, तो आपने इन्हें भी जाके जो है वो रिप्लेस करना होता है। ट्रूली परमानेंट कोई भी नहीं होता, बस ये होता है कि ड्यूरेशन इनकी ज़्यादा होती है सॉफ्टनेस अपनी मेंटेन रखने की। आप आ जाते हैं सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रिलाइनिंग मटेरियल से, यानी कि ओवर द काउंटर रिलाइनिंग मटेरियल्स भी मिलते हैं। ओवर द काउंटर रिलाइनिंग मटेरियल्स में यूजली जो है वो मिथाक्रिलेट या फिर विनाइल पॉलीमर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिसाइजर्स होते हैं, सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि पेशेंट जो है वो खुद ही अपनी डेंचर पे अप्लाई कर सकता है डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए। ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रिलाइनिंग मटेरियल्स कहलाते हैं ताकि पेशेंट को डेंटल विजिट ना करना पड़े और वो खुद ही जो है वो अपनी डेंचर पे जो है वो ये रिलाइनिंग मटेरियल अप्लाई करके डेंचर की फिट और कंफर्ट को इम्प्रूव कर ले। हाउएवर ये बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता है, इसे डिस्करेज किया जाता है। कहा जाता है कि सिर्फ ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रिलाइनिंग मटेरियल्स को आप इमरजेंसीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक 1 डे 2 डे, बहुत ही किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि इनका प्रोलॉन्ग यूज़ जो है वो ना सिर्फ ओरल टिश्यूज़ को हार्म करता है बल्कि ये टिश्यू इरिटेशन भी कॉज करता है, बोन लॉस भी कॉज कर सकता है और इवन ट्यूमर्स भी, क्योंकि ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट हुए हैं कि वो पेशेंट्स जिन्होंने बहुत लंबी ड्यूरेशन तक सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड रिलाइनिंग मटेरियल्स को यूज़ किया है उनमें इरिटेशन, बोन लॉस और ट्यूमर्स के इंसिडेंट्स देखने में आए हैं। तो यहाँ पे हमारा डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स का लेक्चर एंड होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा डेंचर लाइनिंग मटेरियल समझने में।